नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप डांगिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हैं इस वक्त नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, बाकी जो भी, गॉड ब्लेस यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हिंदुस्तान है साहब। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर प्रदीप जी और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से आपको जो तस्वीर है सामने राष्ट्र की, उसका हर पहलू आपके सामने रखा जाए। इसलिए जहाँ तक हो सके जो भी गेस्ट होते हैं हमारे, जो भी मेहमान होते हैं, जो भी आदरणीय अतिथि होते हैं यहाँ पे, जिस मर्जी पार्टी के हों, हम उनको अपनी पूरी बात रखने का मौका देते हैं, पूरी बात रखने का। इसमें हमारी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ज़्यादा ताकत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हर एक के विचार आपके सामने रखे जाएं, अगर आप चाहते हैं कि वास्तविकता में देश में क्या चल रहा है, बिना चिल्लाए, बिना चीखे, बिना गाली गलौज के आपके सामने सिर्फ तथ्यों के आधार पर एक विश्लेषण किया जाए, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भेजें। वील ट्राई एंड रीड आउट एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल। वी शैल ट्राई एंड प्रेजेंट टू यू अ composite picture of what's happening in the entire country, from Kanyakumari up to Jammu and Kashmir, and from Gujarat to Arunachal Pradesh. That is our India, and I think we should try and preserve that India that we know. Pradeep ji. बिल्कुल सर, as you said, absolute neutral. What is the truth has to be truth. If somebody is really working hard, they are working hard. If Modi has done a lot of things that nobody since independence has done, and we need to talk about it, we talk about it. We talk about Rahul Gandhi's Jodo Yatra, because whatever you say, he has gained something out of it. Or how things are really affecting, sitting with the people, the BD workers, with the farmers, with the truck drivers. That is one thing. And Prime Minister Modi's Garib Kalyan Yojana, has it reached the poorest of poor? Is हर घर नल से जल है कि नहीं, हर घर में शौचालय है कि नहीं, हर किसान संतुष्ट है कि नहीं, पीएम किसान का योजना पहुंच गया कि लाभार्थियों तक पहुंचा कि नहीं? You know, any kind of feedback, whatever is required, in an absolutely neutral manner. That's right. What we have been doing. That's right. The only thing that I'm concerned with at the moment is I hope the BJP is not getting too ambitious. जब भारतीय जनता पार्टी 370 सीट की बात करती है, मैं मानता हूँ। If you aim for 370, you'll probably get more than 300. But I have also been saying that the BJP will get 350 plus. The only thing is, I hope the BJP is not getting ahead of itself, because the BJP has also to answer quite a few questions. मैं मानता हूँ, आज की तारीख में राम मंदिर की लहर है साहब, भले आप वो कहें या ना कहें। एंड प्रदीप जी, एक और बड़ी चीज है जो हमारे विश्लेषण के द्वारा दिख रही है हमको सामने, जिस विषय के बारे में कोई चैनल बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपको बोल रहा हूं प्रदीप जी और सभी दर्शकों को, अगर आप समझते हैं कि राम मंदिर की लहर सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट में है ना, तमिलनाडु में भी और केरल में भी ये हिंदी बेल्ट, ये जो राम मंदिर का इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है, जबरदस्त पड़ने वाला है। आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, तेलंगाना में पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। आप लोग कुछ भी कह लीजिए, ये बोल रहे हैं ना, ये 5 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस बार परफॉर्मेंस देखिए बीजेपी की साउथ में। सर, इफ द इंडिया अलायंस, प्रदीप जी, इज नॉट केयरफुल, द बीजेपी इज गोइंग टू ईट इनटू द इंडिया अलायंस वोट्स, दैट इज द कांग्रेस वोट्स इन द सदर्न स्टेट्स। सर, इवन इफ यू से द कांग्रेस बार-बार बोल रहा है बीजेपी इज नॉट इन द साउथ, बट बीजेपी आंकड़ा दिए कि you talk about the Lok Sabha MPs, they have got 28 and Congress has 27 in the Lok Sabha. Yes. In the Rajya Sabha, BJP has 8 MPs from the south and Congress has 7. So now what are we talking about? The Congress, is the Congress talking about the MPs of Stalin? Is it talking about the MPs of KCR and YSR? Or the LDF? Or the LDF? What are we talking about? In a place like Kerala? Exactly. Yes. No, the point, आंकड़ा साफ है कि साउथ में भी बीजेपी has scored more than you. Yes. Now, we are not criticizing the Congress, but we are making an effort. आप 53 or 52 से आप
272 आपको पहुंचना है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months. I think the way they are going, they might reach 25. So 53 we need शायद to push. 25 पे आने We वाले। need to understand the reality. Reality is there out there. जी। सिर्फ बोलना और कथित क्या है, on the ground situation क्या है, उस चीज को. Now the point is, you got 27 MPs in the south. You're banking on Stalin's MPs. You're banking on YSR. Will he join you? He will not. He won't. KCR's MP. KCR is going to cut into your votes Exactly. in Telangana. No, even if he gains some MPs, is he going to join the this India Alliance? India Alliance. He'll be with the NDA. Exactly. तो ये ब्रह्म जो we are politically studying the entire thing scientifically, but the Congress also has to accept the realities. The only place where they have some hope is Maharashtra. Let's be very clear. And that too we are not so sure. Because what is the situation on the ground will only be clear during the elections. क्योंकि देखिए साहब, जहाँ तक एनसीपी का सवाल है, आज की तारीख में तो एक ही एनसीपी है, वो अजीत दादा पवार की है। शरद पवार साहब के साथ रैंक एंड फाइल है या नहीं है, क्या उनका पुराना वोट जो था वो शरद पवार जी के साथ है या नहीं है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है. That will be clear only when the elections are held. But of that we'll talk about that as we go along. At the moment, with us from the from the BJP, and of course a very very enthusiastic BJP, क्योंकि all the news that is coming in from all over the country is really good for the BJP. I expect Mr. Jitin Gajaria is very very happy about it. Gajaria साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार राजीव जी. नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे? बहुत बढ़िया. जय सिया राम. जय सिया राम. जय श्री राम. जय श्री राम. गजरिया साहब ये बताएं, आज की तारीख में आदरणीय सामान्य मोदी जी ने तो कह दिया कि 370 सीट आएगी इस बार बीजेपी की. आपको क्या लगता है कि वास्तविकता में आप 370 का जो आंकड़ा आप अचीव कर पाएंगे सर? जब आप देखिए, आप अगर प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो कभी हवा में बातें नहीं करते. वो जब जो बोलते हैं तो वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं. और अगर जब मोदी जी ने कहा है 370, तो उसका मतलब पार्टी 370 से ऊपर जाने के लिए तैयार है. याद दिला दूं कि अगर जो गुजरात में चुनाव हुए थे पिछली बार जी 2022 में, तब 150 बोला गया था और सब मजाक उड़ा रहे थे कि कहां से 150 आएंगे, कभी 130 से ऊपर गए नहीं. और वास्तविकता आपने बाद में देखी. जब भी मोदी जी कह रहे थे कि भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बनेगी, तब कोई मानने को तैयार नहीं था. आज भारत पांचवी अर्थव्यवस्था है. तो जब मोदी जी कुछ बयान देते हैं, कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारा फैक्ट रहता है, बहुत सारी मेहनत रहती है. उसके बाद वो बातें करते हैं. वो बाकी सब नेताओं की तरह हवा में बातें नहीं करते. और हम तो तैयार हैं. जो मोदी जी ने कहा है वो आंकड़ा पार करने के लिए हम तो तैयार बैठे हैं मेहनत करने के लिए. तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज की तारीख में जो अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. आउट ऑफ अ लार्ज इकोनॉमी, आवर जीडीपी इज द 5th, number 5 in the world. But very shortly, by July or August this year, I expected, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, वर्ल्ड बैंक तो बोलता है कि नवंबर दिसंबर तक होगा, मेरी अपेक्षा ये है कि जुलाई अगस्त तक हो जाएगा. If the growth rate of the GDP remains the same, even if it does not go up, we will be the 4th largest economy. We would have overtaken Germany by July or August. That is going to happen. Nothing can stop it. वो रुक नहीं सकता. लेकिन सर यहाँ पर एक और बड़ी चीज आती है. चलिए, राम मंदिर बन गया, जबरदस्त. आर्टिकल 370 रिपील हो गया, आर्टिकल 35A रिपील हो गया, और तो और छोड़िए, वर्बल ट्रिपल तलाक पे भी आपने बैन लगा दिया, जबरदस्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. लेकिन जहां पर आपके लिए क्रिटिसिज्म आ रहा है वो जॉब्स के लिए आ रहा है कि भाई नौकरियां कहां हैं. फार्म डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और बार बार यही कहा जा रहा है. कांग्रेस का ये क्रिटिसिज्म आता है कि देखिए साहब, हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं. वाटर लेवल्स आर डाउन, वाटर टेबल लेवल्स आर डाउन, और तो और छोड़िए, रूरल इकोनॉमी को लेकर के, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेके बहुत बड़े सवाल हैं इस वक्त सरकार के सामने. इन सब चीजों के साथ आप कैसे डील करेंगे, उसके बारे में जरा जितिन गजरिया साहब हमारे दर्शकों को बताएं. सर जी, हम जब अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे हैं, तो अगर आपने कल के ही आंकड़े देखे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो पिछले साल थी वहां से 6.2% से 3.6% पे गिरी है. जिसका मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में अब कम होता जा रहा है.
दूसरा दूसरा राजीव जी, जब हम organized sector. One second, sorry to bother you. Please, you know, when we used to work in rural India, there used to be a major distinction that we would always arrive at. I still remember we would always arrive at that major distinction, and that was, by the way, thanks to leaders on the RSS. This particular distinction was made in Delhi कि ये आंकड़े जो हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नहीं आते. सर देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. प्लीज अब आप बोलिए, प्लीज गो. जी जी, मैं आ रहा हूँ उसमें. तो राजीव जी, अगर आप एक 10 साल की एक पैराडाइम शिफ्ट अगर देखते हैं जो पहले से जो अब में थी, वो है कि पहले ज्यादातर जो सेक्टर्स थे, जैसे आपने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे, ये थे. आज 10 साल के अंदर जो मूवमेंट हुई है वो एंटरप्रेन्योरशिप के पास हुई है कि छोटे से छोटे गांवों के लोग भी आज कुछ अपना बिजनेस शुरू करके, मुद्रा लोन जो शुरू किया था प्रधानमंत्री जी ने आते ही, उसके बाद तो उसके अगर आप आंकड़े देखेंगे, अगर आप ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ जॉब्स ना देखें, इसके अंदर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी देखिए कि छोटे बड़े जो बिजनेसेस खड़े हुए हैं पिछले 10 साल में, और उसके ऊपर से आपको ख्याल आएगा कि एक्चुअल में अगर रोजगार देखिए, जॉब्स से भी बड़ा होता है रोजगार. इंसान को काम धंधा होना, इंसान अपना पैसा जो कमाए, वो अगर आप देखेंगे तो वो काफी बेहतर है हिंदुस्तान में. आज तक जितने भी हुए उससे काफी बेहतर है, क्योंकि एक मूवमेंट हुई है कि सिर्फ जॉब से नहीं होता है, लेकिन लोग एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर गए हुए हैं. तो ये सबसे बड़ा एक पैरामीटर है जिसका आंकड़ा मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आएगा, और वो आंकड़ा बहुत सारी ये जो एक फीलिंग है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर उसको आंसर करेगा. गजरे साहब, राहुल गांधी भारत छोड़ो न्याय यात्रा, नाउ ही एक्सपेक्ट्स द कांग्रेस बिलीव्स ये 53 का आंकड़ा 270 तक पार लेके जाएंगे इंडिया अलायंस, और बार बार राहुल गांधी मल्लिकार्जुन करके चीज को हाईलाइट कर रहे हैं. सेज मोदी गवर्नमेंट हैज टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड बट जीएसटी ऑन एसेंशियल आइटम्स हैव बीन इंक्रीज्ड. दैट इज राहुल गांधी. इंडस्ट्रियलिस्ट के लोन आपने माफ कर दिए, एमएसएमईज और फार्मर्स को कोई रिलीफ नहीं मिला. सब्सिडीज इन बिग कॉर्पोरेट्स, सब्सिडीज दिए आपने बिग कॉर्पोरेट्स को, सब्सिडी ऑन एलपीजी नॉट रिड्यूस्ड. दिस इज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे. कांग्रेस is always working for the आदिवासीज. they say जल जंगल जमीन आपका हम बचा लेंगे जो आज के सरकार लूटना चाहता है. Every second youth 20 to 24 years is unemployed. Gajaria साहब, the charges are huge. Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge साहब, do you think you can convince the people where these charges are concerned? देखिए, इसका तो एक जो उदाहरण है वो तो अभी जो आदिवासी के लिए ये जो कह रहे हैं कि आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, उसका जवाब तो 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग दे चुके हैं, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ट्राइबल राज्यों में से एक है. वहां के लोग बहुत क्लियरली अपना जवाब दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी युवाओं के लिए, आदिवासी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है. सिर्फ वहां के क्यों देख रहे हैं? हम अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की ट्राइबल सीट्स देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो बेल्ट पूरा का पूरा स्वीप किया था. देखिए, एक जो कांग्रेस की जो आदत है ना कि वो लोगों को एक मिसकम्युनिकेशन करते हुए जो एक झूठ का जो एक प्रचार होता है, लेकिन लोग बहुत होशियार हैं. कांग्रेस जितना क्रेडिट देती है ना हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोग उससे बहुत बहुत ज्यादा होशियार है. दे कैन सी थ्रू थिंग्स, दे नो व्हाट इज द रियलिटी. ओके, कांग्रेस जो कह रही है एमएसएमईज को नहीं मिला है, फार्मर्स को नहीं मिला है, तो वो एक फार्मर्स को फार्म लॉज में बहुत कुछ दिया. किसने विरोध किया? किसने फार्मर्स को उकसाया? कांग्रेस ने उकसाया. जो फार्म लॉज में लिखा गया था, आज राहुल गांधी वही बिहार में जाके कह रहे कि हम ये कानून लाएंगे. अरे भाई, वो तो फार्म लॉज में था, तभी आपने क्यों उसका विरोध किया? देखिए, इनका तो एक ही है कि जैसे भी करके झूठा प्रचार करके, झूठा प्रोपोगंडा करके, इनका टारगेट 272 नहीं है. इनका टारगेट है कि इनको ये जो 50 में खेल रहे हैं ना, 44 थे, बाद में 51 थे, वो कैसे उसको बढ़ा के उससे कम ना गिरे, ये उसके लिए मेहनत कर रहे हैं. और इसीलिए आप देखेंगे इन्होंने नॉर्थ वर्सेस साउथ का पूरा शुरू कर दिया है सडनली, क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया है कि वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट में उनका कुछ आना नहीं है.
वहां पे उन्होंने पूरा का पूरा दे हैव जस्ट गिवन अप, दे हैव गिवन अप ऑन नियरली 400 सीट्स इन इंडिया टुडे। तो आज और अर्थव्यवस्था के बारे में तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जितना कम बोले उतना ही बेहतर है, क्योंकि आज व्हाइट पेपर भी रखा गया है, इनकी पूरी की पूरी पोल खुल जाएगी। लेकिन मैं एक उदाहरण एक कहना चाहूंगा, जब 2004 में अटल जी की सरकार गिरी थी तब भारत ऑन द जीडीपी रैंकिंग 12वें नंबर पे था। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब भारत सिर्फ 12वें नंबर से 11वें नंबर पे आया था, सिर्फ एक रैंक जंप की थी, सिर्फ एक 10 साल के अंदर। जबकि 2014 से 2024 के अंदर भारत वो 11वीं रैंक से 5वीं पे आया, और जैसे राजीव जी ने कहा जुलाई तक तो शायद 4 नंबर पे भी आ जाएंगे जी। तो अर्थव्यवस्था कैसे चलानी, क्या चलानी, ये अगर कांग्रेस को मालूम होता तो 70 साल के अंदर जो भारत की जो परिस्थिति हुई वो कभी नहीं होती। Kajare साहब, Prime Minister Modi and the BJP rightfully says ये 10 साल is a decade of transformation, 10 साल decade of transformation है, massive development, चाहे नारी सशक्तिकरण की बात हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, आर्टिकल 370 हो, everything, it's absolutely, the report card is fabulous where Prime Minister Modi is concerned, 10 years of absolute transformation, but the Congress says ये 10 साल अन्याय काल है, 10 साल अन्याय काल है। राहुल गांधी एंड खड़गे साहब बोलते कि मैंने खुद अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा कि मणिपुर में आप कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग वेयर मणिपुर इज कंसर्न, व्हाट एवरी वन फार्मर इज कमिटिंग सुसाइड एवरी आवर, मल्लिकार्जुन खड़गे हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हो, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन विद योर ओन स्टैटिस्टिक्स, मल्लिकार्जुन खड़गे सेज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव इंक्रीज्ड बाय 32%। गजरिया साहब, तो ये आप सशक्तिकरण के बात जरूर कर रहे हो, और नारी शक्ति बंधन अधिनियम यू वॉन्टेड इमीडिएटली, जो 2 दिन में आप लाए, 27 साल से कांग्रेस वाज ट्राइंग, तो बट स्टिल वुमेन्स क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स अप बाय 32%। गजरिया साहब, अगर आप राजीव जी अगर आप लास्ट ईयर के आंकड़े देखेंगे तो क्राइम्स अगेंस्ट जो वुमेन जो बढ़े थे वो सबसे पहला राज्य कौन सा था तभी? नंबर 1 स्टेट इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वाज राजस्थान, व्हिच वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रूल्ड बाय कांग्रेस। और ये कांग्रेस आज भाजपा को सिखाएगी। आज आप जाके उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक समय में सबसे अनसेफ माना जाता था, आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाके कहीं के भी पूछिए ना लोगों से, उत्तर प्रदेश को इतना सेव कर दिया। जो अनसेफ सबसे अनसेफ राज्य थे उसके अंदर तो सबसे पहले दो इनके ही है, पश्चिम बंगाल और राजस्थान इनका जो राज्य था लास्ट ईयर सबसे बड़ा था। अब हमारी सरकार आई है, देखिए कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस को एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि पिछले 10 साल के अंदर स्पेशली महिलाओं के लिए, देखिए ये एक दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल के अंदर भारत की राजनीति में बहुत सारी सेक्शंस को वोट बैंक करके उनके लिए काम किया गया, लेकिन जो साइलेंट वोटर होते हैं, जो महिला होती है, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। घर में शौचालय, जो धुआं वाला चूल्हा था उसको हटाना, जो बिजली का है, बिजली से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? सेफ्टी बढ़ती है। जब आपके गांव में बिजली आती है तो औरतों की सेफ्टी बढ़ती है। आप हर एक काम देखिए, जन धन योजना हो या कोई भी हो, तो महिलाओं का सशस्त्रीकरण सबसे ज्यादा हुआ है। और इसका अगर आपको एक बैरोमीटर देखना है तो आप देखिए कि हर जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवरवेलमिंगली वोट किया हुआ है, क्योंकि इनको वोट बैंक की तरह ना समझते हुए महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ। और ये सिर्फ कोई एक सेक्शन, एक रिलीजन, एक कास्ट की महिलाओं के लिए नहीं हुआ, ये तो पूरे भारत की महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। तो महिला सशक्तिकरण हो या डेवलपमेंट ऑफ वुमेन हो या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो, वो हर एक चीज में भारतीय जनता पार्टी ने एकदम जोरदार काम किया हुआ है। और 2019 की तरह इस बार भी भारत की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन देंगी। लेकिन ये एक चीज तो है कि जहां तक कि राम मंदिर का प्रश्न है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। जितिन गजरिया साहब, कल योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। कैन यू हियर मी सर?
Can you hear me, sir? No, I cannot. Just give me a second. Okay. I think he's probably getting a call or a He's getting a message. call and Or a message. And I think the call must be very, very important for him to attend. And probably you need to have our engineering tell them that when a call comes, you need to do this. Yeah. yeah, but the only thing is that as far as he's concerned, I mean, as far as the BJP is concerned, it's so far ahead right now. Really and truly speaking, Pradeep ji, they don't have to worry very much about the way in which Exactly. the Congress and the rest of the people are Yes, behaving. yes, yes. Ji, Jitin Gadria sir. Ji, can you hear me now, sir? Yeah, I can hear you. I can hear you. Sorry. जी सर, आप ये बताएं, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कल। उन्होंने कहा कि साहब देखिए ऐसा है, हमें सिर्फ अपने 3 धार्मिक स्थल चाहिए। आपके आगे हम लोग हाथ जोड़ते हैं, बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता से बोल रहे हैं। और ये बात जो है बहुत पहले हमारे विष्णु हरी डालमिया साहब ने भी यही बात कही थी, विश्व हिंदू परिषद के। उसके बाद अशोक सिंघल जी ने भी यही बात कही, सभी ने ये बात करी, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस प्रकार दोहराया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो अब ऐसा लगता है कि ये होने वाला है कि भाई देखिए, पांडवों ने भी श्री कृष्ण द्वारा ये एक संदेश भिजवाया था कौरवों को कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। कौरवों ने मना किया, फिर उसके बाद कौरवों का क्या हाल हुआ आप जानते हैं। तो वो स्थिति पैदा मत कीजिए, आप ये बाकी 2 जगह भी बड़े प्यार से सद्भावनापूर्वक दे दीजिए, यानी मथुरा और ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है वो काशी में। और वहां पर तो कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एक डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा है बिकॉज देयर इज इनफ एविडेंस इंक्लूडिंग अ फरमान बाय औरंगजेब हिमसेल्फ कि इसको तोड़ा जाए, इसकी जगह पे ईदगाह बनाया जाए, यहाँ पर मस्जिद बनाया जाए, एंड इट्स ऑल देयर। आई डोंट नो व्हाई अ डिस्प्यूट इज बीइंग क्रिएटेड। आपको लगता है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और हैंडशेक से बड़े प्यार से हो जाएगा ये? क्या लगता है सर आपको? जी, मैंने क्योंकि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, जब मेरी उम्र 15 साल की थी तब से, और तभी मैं देखता था कि जब जो 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ, उसके पहले 1.5 साल तक बहुत कंटिन्यूसली मीटिंग चल रही थी, रिकंसिलिएशन मीटिंग, विश्व हिंदू परिषद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। लेकिन तभी जो एक स्ट्रिंजेंट स्टैंड जो सामने के जो लोगों ने लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जिसका आपने फिर उसका असर 6 दिसंबर को देखा। आई एम श्योर कि इस बार अब पीपल हैव अंडरस्टूड कि ये जो योगी जी ने कहा है वो करने से एक अगर 2 समुदाय के बीच में एक ब्रिज बनता है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनता है तो भारत के लिए वो अच्छा है। ये शायद हर व्यक्ति समझता है और हर व्यक्ति वो मानता है। तो आप अगर मुझे पूछेंगे एम आई ऑप्टिमिस्ट, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि इस बार वो चीज होगा। I hope it really happens. I really and truly hope it happens, because I know for a fact that when Chandrasekhar ji was the Prime Minister, why do I know this for a fact? That unfortunately or fortunately I happened to be in that meeting. चंद्रशेखर जी के सामने प्रपोजल आया कि भाई सब लोग मान गए, बाबरी मस्जिद का जो मैटर है वो सॉल्व हो गया है। देयर वर चीयर्स ऑल अराउंड, मतलब हर एक ने कहा भाई मिठाई खिलाई जाए, ये हो जाए वो हो जाए, हर एक कोई मान गया। मैं अपने दर्शकों को ये 4थी बार बता रहा हूं, हर कोई मान गया। बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली जी भी वहां पर थे, बाबरी मस्जिद की तरफ से भी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो थी वहां से भी 3 मौलाना थे, सब मान गए कि बाबरी मस्जिद जहां पर स्थित है वहां पर जो है मंदिर बनेगा और उसके आगे जाकर के जमीन दे दी जाएगी, वहां पे बाबरी मस्जिद बनेगी। ये हो गया बात। उसके बाद ये कहा जाता है, एंड दैट बाय द वे, इन फैक्ट ये इट इज रॉन्गली अज्यूम्ड that because there were 2 policemen outside Rajiv Gandhi's house, etc., which is why the Congress withdrew support. ऐसा नहीं है। It is because the Babri Masjid matter had been solved. इसकी वजह से कांग्रेस ने विड्रॉ किया सपोर्ट। yes. ये तो सर, मैं तो इसका पर्सनल विटनेस हूँ, व्यक्तिगत विटनेस हूँ सर। हम लोगों ने तो नानाजी देशमुख के साथ काम किया है। उनकी जो पूरी मिशन थी, चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी जो है, अब उसकी स्थापना से लेकर आज तक हम लोग उन्हीं के साथ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जहां तक इस चीज का सवाल है, शुरू से आज तक इसमें पॉलिटिक्स खेली गई है। आपको क्या लगता है कि इस बार भी वैसी पॉलिटिक्स खेली जाएगी? क्योंकि लोग तो मान जाएंगे, सामने वाले लोग सब मान जाएंगे। अब उनको उकसाने वाले लोगों को कैसे बनाएंगे सर, आप ये बताएं।
लेकिन उनको लेकिन 1992 और अब के बीच में सबसे बड़ा फर्क ये है जी कि उनको जो उकसा सकते थे ऐसे लोग का रेलिवेंस भारतीय राजनीति हो या भारतीय समाज हो उसके अंदर बहुत कम हो गया है। आज जो जिसे हम मैं हमेशा से मैं कभी भी उसको सेक्युलरिज्म नहीं कहता हूं, मैं उसको नेहरूवियन सेक्युलरिज्म कहता हूं, जिसको अडवाणी जी ने बहुत अच्छा नाम दिया था स्यूडो सेक्युलरिज्म। जो स्यूडो सेक्युलरिज्म के ये जो प्रणेता थे वो 90s के डिकेड में फिर भी रेलिवेंट थे भारतीय पॉलिटिक्स में। आज उनकी रेलिवेंस क्या है? आज उनको मानने वाले लोग कितने हैं? आज उनकी एबिलिटी टू क्रिएट मिसचीफ कितनी है? तो ये देखते हुए काफी कुछ होगा। दूसरा मुसलमान समाज के अंदर भी एक बहुत बड़ा सेक्शन अब ये भी चीज समझ रहा है। जैसे कि आज एक एडवोकेट जो उत्तर प्रदेश से सुबुही खान जी, उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है जो योगी जी ने भी कोट किया कि जो भी हो मुसलमानों की एंसेस्ट्री तो हिंदू ही है, और उनको जो हिंदू जिनको अपना हीरो मानते हैं, फिर वो भगवान श्री राम हो, भोले बाबा हो या श्री कृष्ण जी हो जी, वो मुसलमानों के भी हीरो ही है ना, क्योंकि आखिर में उनकी भी एंसेस्ट्री तो वही थी। उनकी ओरिजिनल एंसेस्ट्री तो बाबर औरंगजेब खिलजी नहीं थी ना। तो ये जो एक भावना मुसलमान समाज के बहुत सारे लोगों में आ रही है, जो मुझे लग रहा है which will help in a big way in solving these two disputes also very amicably. I hope it happens. Gajare Sahab, now we are grappling with the Kunbi Maratha OBC issues in Maharashtra, और एक बड़ा लेवल तक है। एकनाथ शिंदे जी has done a fantastic job, Devendra Fadnavis ji has done a fantastic job, he has contained everything. Bhujbal Sahab still needs to be contained, but I think they are all working on that. But here we find Rahul Gandhi openly saying that मेरे पास solution है. He said the Congress comes to power, we will increase the reservation for more than 50%. Rahul Gandhi 50% से हम ज्यादा बढ़कर रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा देंगे for the needy. और आगे जाके बोला the need for जातीय जनगणना absolute. जातीय जनगणना जब तक नहीं होगा, and he blames the Modi government for delaying the entire process. Now if Rahul Gandhi in one single stroke can say that I am finding a solution, 50% से ऊपर रिजर्वेशन कांग्रेस लेके आएगी, where's the trouble, गजरे साहब? तो सबसे पहले राजीव, जब भी राहुल गांधी बोलते हैं कि वो 50% से ज्यादा करेंगे तो उनको पूछना चाहिए 2004 से 2014 तक क्यों नहीं बढ़ाया? If he is saying he will bring it, तो क्यों नहीं बढ़ाया? सरकार तो उनकी थी, प्रधानमंत्री तो उनके ही कठपुतली थे, तो क्यों नहीं बढ़ाया? दूसरा, ये जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, राजस्थान में 5 साल उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में 5 साल उनकी सरकार थी, कौन सा कास्ट सेंसस हुआ था तभी? कर्नाटका में इनकी सरकार को 1 साल खत्म होने को है, कौन सा कास्ट सेंसस वहां पे शुरू हुआ है? तेलंगाना के अंदर कौन सा कास्ट सेंसस डिक्लेयर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा कास्ट सेंसस हुआ है? माने राहुल गांधी का तो सिर्फ ये है और ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अंदर ऐसी राजनीतिक पार्टी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खास करके नाजीज और जो मुसोलिनी थे ना, हिटलर और मुसोलिनी और स्टालिन, वो तीनों एक थियरी यूज करते थे जिसको स्कॉच अर्थ थियरी कहते थे, कि अगर हम जीतेंगे नहीं लेकिन हम सब जला के रख देंगे। राहुल गांधी शायद ये है कि उनके माता के साइड से उनके ग्रैंडफादर मुसोलिनी के साथी रह चुके हैं, तो वही नीति अपना रहे हैं, स्कॉच अर्थ थियरी। उनको पता है कि हम जीतने वाले नहीं है, लेकिन माहौल इतना बिगाड़ के रख दो कि जो नई सरकार होगी, जो यही सरकार कंटिन्यू होगी, उनके लिए माहौल बिगाड़ के रख दो। ये सिर्फ माहौल बिगाड़ने की बातें कर रहे हैं। और बात रही कास्ट सेंसस की, तो उसका भी जवाब 3 राज्यों के वोटरों ने दे दिया। कांग्रेस ने कास्ट सेंसस की बात 3 राज्यों में की थी। तो लोगों को समझ रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ माहौल बिगाड़ने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठोस कदम नहीं है। उनके पास something which is very strange. उन्होंने But Jitin Gajaria Sahab, that's something which is very strange. The Congress is a 139-year-old party, 138-year-old, now in the 139th year. Now, I found it very strange. You see, my father, my grandfather, my grandmother, my grandfather, both went to jail. All I'm saying is they were all in the Congress. The Congress was a party which could recognize the pulse of the people at one time. उनको मालूम होता था कांग्रेस को कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह।
How did the Congress come to such a pass that they are completely disconnected with the rest of the people? इनको क्या लगता है कि कास्ट सेंसस की इतनी बड़ी डिमांड करके क्या उनको लोग वोट देंगे? I mean, I find it strange, sir. देखिए कांग्रेस आज मुझे लग रहा है कि ज्यादा ट्विटर पे चलती है जमीन से। उनके जो काम होते हैं वो ट्विटर के ऊपर नए ट्वीट्स डालना, उसके ऊपर वो खुश होते को लग रहा है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। दूसरा जो एक, और ये चीज सिर्फ कांग्रेस में नहीं, और ये चीज हर डायनेस्टिक पार्टी को परेशान करने वाली है, द इनसिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। क्योंकि फैमिली का वर्चस्व बनाए रखने के लिए जो दूसरे नेता होते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, उनको सबको दूर करना। आज मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं। सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी, अगर ये आप दो नेता कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़े हैं, अगर आप ये छोड़ दो तो कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप के अंदर हर एक नेता ऐसा है जो पिछले 10 साल में कम से कम एक चुनाव हारा है या चुनाव लड़ाई नहीं है। सिर्फ सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ये दो ही है कि जो चुनाव नहीं हारे पिछले 10 साल में। तो कांग्रेस का जो जमीन के साथ का जुड़ाव था, क्योंकि उन्होंने जमीन के सारे नेता हटा दिए, हेमंत बिश्वा को वहां से हटा दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हटा दिया। हर जगह पे कांग्रेस अपने जमीनी नेता को हटाते हुए जो परिवार के चापलूस होते हैं, ठीक है, और मैं नाम लेके आज बड़ी सीरियसली कह रहा हूं, जयराम रमेश। मुझे ये बताइए, जयराम रमेश अगर किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर खड़े रहे तो वो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन का चुनाव नहीं जीत सकते जी। आज वो कांग्रेस की नीतियां बना रहे हैं। तो जब तक ये रहेगा तब तक तो कांग्रेस, जैसे कहा मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था ना कि इन्होंने पूरा प्लान बना के रखा है कांग्रेस ने कि उनको विपक्ष में बहुत लंबे दौर तक बैठना जी। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस वेरी फ्रैंकली आई यू नो व्हाट आई थॉट, मुझे जो था, मुझे ये लगता था कि कांग्रेस जो है इट विल गो बैक टू इट्स कोर वैल्यूज। व्हाट वर द कोर वैल्यूज? हर रोज प्रभात फेरी करना, लोगों के काम करना, हर जगह पर। हम तो बच्चे थे भाई दिल्ली में, हम तो देखते थे हर मोहल्ले में, हर जगह पे छोटा सा कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता था, कार्यालय हुआ करता था। वहां बैठ करके कोई ना कोई बैठा होता था जो किसी भी गरीब आदमी के साथ पुलिस स्टेशन चलने को तैयार होता था, कुछ चलने को तैयार होता, काम होता था। एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड, ऑल दैट चेंज्ड। हर एक को एसी की आदत पड़ गई, एसयूवीज की आदत पड़ गई, ना जाने क्या हो गया, और फिर भी वो चुनाव जीतते रहे। मुझे लगता है कि समटाइम्स सक्सेस डिस्ट्रॉयज यू, दैट्स व्हाट हैपेंस। they forgot they forgot you have to be in touch with the soil जी। आज उनका ये हालत है कि जो ये कांग्रेस जो एक टाइप पे सेवा दल की ताकत पे चल रही थी, अब उनको लग रहा है सोशल मीडिया दल की ताकत पे वो भारत के सेवा दल बंद कर दिया सर, सेवा दल ही बंद कर दिया। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। मुझे अभी तक याद है 1988-89 की बात है। आई वॉज द एडिटर ऑफ सूर्या मैगजीन, डॉक्टर जे के जैन, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। डॉक्टर जैन हमारे राज्यसभा के एमपी बने, बाद में भारतीय जनता पार्टी के थे, आरएसएस के थे। और he also started Jain Studios, which was the biggest digital media platform at that time in the entire country. तो I was the head of Jain Studios as well, head of production in Jain Studios. मुझे अभी तक याद है संजय सिंह का जब मैटर आया था, राजा संजय सिंह अमेठी के, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आप तो बहुत छोटे होंगे उस वक्त, मुझे नहीं लगता कि आपको याद होगा। 1989 में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने शायद सैयद मोदी को मरवाया वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी बड़ा वो चला था। और उसके बाद उन्होंने फिर पदयात्रा करी थी 1989 से, फिर वो पदयात्रा करके दिल्ली तक आए थे वगैरह वगैरह। आई हैड गॉन टू अमेठी, और उस वक्त अमेठी तो साहब ऐसा था कि इट वाज अ किंगडम, कि वहाँ पे कांग्रेस के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन मुझे अभी तक याद है, ये प्रदीप जी को बाद में न जाने कितनी मरतबा सुना चुका हूँ, आई मेड अ फुल डॉक्यूमेंट्री देयर। देयर वाज वन गाय, वन मैन विद हिज फैमिली फ्रॉम द आरएसएस हु वाज वर्किंग देयर एंड हु वाज टॉकिंग अबाउट द बीजेपी। अकेला भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहा है, हर एक से बात कर रहा है। मतलब आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ पर अकेले काम कर रहे हैं? कहता साहब आज अकेले हैं, एक ही आदमी से शुरू होता है सब कुछ, आप आगे देखिए क्या होता है। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, स्मृति ईरानी वन, एंड आई एम टेलिंग यू शी वन बिकॉज ऑफ दैट कार्यकर्ता ऑफ द आरएसएस whom I met in 1989 in Amethi. You know, it is like the RSS in the Northeast. लोग हंसते थे, अरे भाई
हमें खुद याद है अरुणाचल प्रदेश में आरएसएस के कार्यकर्ता किस प्रकार काम करते थे वहां पे नॉर्थ ईस्ट में, हम लोगों ने देखा है। एक जमाने में कांग्रेस के भी लोग ऐसे काम करते थे। आजकल आरएसएस के लोग अभी भी काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे। सर, आई थिंक दैट्स वेयर यू हैव एन एडवांटेज। गजरिया साहब, या जी, यही फर्क है, यही फर्क है। फिर वो गांधी परिवार हो, पवार परिवार हो, यादव परिवार हो, कोई भी परिवार हो, और संघ परिवार, ये जो फर्क है, क्योंकि एक परिवार ऐसा है कि जो एक ही फैमिली, एक ही सरनेम से बने हुए हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरा परिवार वो है जो भारत के बारे में सोच रहा है, भारत के हर एक इंसान के बारे में सोच रहा है, भारत के हर एक कॉर्नर के बारे में सोच रहा है। तो ये जो दो परिवारों का फर्क है, ये सबसे बड़ा फर्क है। और आज की स्थिति ऐसी है कि भारत ये फर्क देख पा रहा है, और इसीलिए जो 370 वाला आंकड़ा जो मोदी जी ने कहा, वो इस परिवार का फर्क है, इसीलिए वो 370 का आंकड़ा है। But I'll tell you what, Mr. Gajari, I'll tell you what, you can never write off anybody. Let's be very clear. The Congress still has a huge organization. They only have to wake up. I think you are very lucky. The Congress has been asleep for a long time. They are in hibernation. और जिस तरीके से चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो जागने वाले नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाके जागे, क्योंकि हिंदुस्तान को ऑपोजिशन की भी जरूरत है, बहुत अच्छी ऑपोजिशन की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर। प्रदीप जी, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? आई एम No, I thought because I was saying that the north south divide जो कांग्रेस बोल रही जी। कि too much of north south, the indifferent distribution of funds, you know, the south में in fact कर्नाटक के सब ministers, state ministers were out in agitation in Delhi, बोले drought relief fund नहीं मिल रहा है, राइस का जो अन्ना भाग्य स्कीम उसके लिए पैसा अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, shrinking share of budget, you reduce the budget from 1.1 to 1.86 lakh crore. That was the allegation. सिद्धरामैया, DK शिवकुमार, in fact the other DK brother, उन्होंने कहा कि साउथ को एक सेपरेट राज्य बनना चाहिए। तो how do you see, is this going to be a very very big problem for BJP if the distribution of funds are unequal, indifferent? Gajaria sir. Well, first of all, so you know, when the funds are given to the states, there is a parameter which is called the WMA, and if you look at the WMA, on basis on which the loans are given, advanced loans are given against funds to the states. Do you know which were the two states which got the maximum funds last year? It was Karnataka and Tamil Nadu. In fact, Tamil Nadu government treated that loan as a grant, as if government was giving them as a grant. So first of all, their entire propaganda is completely misleading. Second, Congress came to power in Karnataka talking about freebies as if it was the money was going from Gandhi family's war chest. Finally, they realized that they don't have money. Now they want the center to give that money. Third, when we look at the distribution of tax to the states, during UPA government, only 32% of the tax collection used to be given to the states. During BJP government, that has increased to 42%. So my question is, the same Rona Dhona Congress does whenever it is in power in a state. They did it in Maharashtra also when Mahavikas Aghadi was in state. They do everywhere. But the fact is, every state is given the funds, and based on what the tax collection is and based on what there is. In fact, this government, the Modi government, has come up with incentives for states which do well, which have some fiscal discipline and which are doing well. Talking about north and south divide, Congress is trying very hard, because Congress has literally written itself off in the 400 seats of the east, north and west. Now it is trying. So in terms of WMA, just to tell our viewers, WMA are ways and means advances. They are the ways and means advances which are advanced by the Reserve Bank of India if there is a mismatch between funds and budgetary promises. So and in terms of Tamil Nadu, by the way, Pradeep ji, because these have to be repaid within 90 days. 90 days के ऊपर चला जाता है तो then it is looked at as an overdraft. और overdraft में जो बैंक का रेट होता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो अभी तक 3 साल से तमिलनाडु ने हमने इंटरेस्ट नहीं दिया है। जो 3 साल पहले उनको WMA में एडवांस मिला था, उसके बाद 3 साल से तमिलनाडु has not repaid the interest also. Sir, Gajaria sir, final word. Yeah, so while it is trying very hard to do this north and south divide, but it is not going to succeed. In fact, it is not a north and south divide. It is south versus rest of India. Because when they talk about only Karnataka and Tamil Nadu,
Where do you leave Maharashtra? Where do you leave Gujarat? Where do you leave Odisha? Where do you leave West Bengal? They are creating a South versus rest of India divide, which is dangerous, but I have full faith that people will answer this. And as you know, it was rightly said initially, Pradeep ji, you only said that BJP has the highest number of MPs from South, Yes, yes, yes. and that will continue in 2024. In 2024 also, the BJP will have, amongst all the parties, BJP will have maximum MPs amongst all the parties. Of the 5 southern states, BJP has 28 MPs. Yes, The Congress has and that 27. will increase. Congress And has that will 27. increase. Right. Thank you so much, Congress Mr. Kajaria. Great pleasure as always talking to you. Namaskar, sir. Pleasure. Namaskar, Namaskar. sir. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Jai Shiva. Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir. Thank you. Jai Shri Ram. Thank you. Right, now at the moment with us, Mr. Bharat Singh has been waiting for some time because this was getting very, very interesting, which is why we continue the conversation. Bharat Singh ji, namaskar. नमस्कार नमस्कार सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। जय हिंद, कैसे हैं जय- सर? जय श्री राम। सर जय 8 बजे तक रिलीज कर दीजिएगा। ऐसे चल रहा है। तो भरत सिंह जी, बाबा सिद्दीकी साहब के कुछ बोलना चाहेंगे? बाबा सिद्दीकी साहब के हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं साहब। मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो उनको 1993-94 से जानता हूं। वो अब छोड़ के चले गए, मतलब ये क्या हो गया सर? ये मेरी समझ के जरा बाहर है। आपको कुछ समझ आया तो बताएं, क्योंकि जो कुछ उनको मिला है, जो कुछ अभी वो हैं, पहले क्या होते थे, अब क्या हैं, सारी दुनिया को मालूम है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से मिला है। तो कांग्रेस को अभी छोड़ने का क्या मतलब है सर, ये जरा बता दें। ये बात मेरे हजम नहीं हो रही, प्लीज। देखिए बाबा भाई का जाना दुख सबको होता है। पार्टी के एक अच्छे नेता थे, जुझारू नेता थे, लेकिन क्यों जा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इस देश में और ईडी और सीडी का बहुत जोर है। आज उनको ईडी का नोटिस मिला हुआ है, आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पता है, और इसी डर की वजह से वो जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद मैं सब कुछ सही हो जाऊंगा। मैं समझता हूं कि बाबा भाई को लड़ाई लड़नी चाहिए। बाबा सिद्दीकी को राहुल जी से कुछ सीखना चाहिए। अगर आप जेल जाने की नौबत अगर ईडी से आप डर रहे हैं, तो फिर आप राजनीति और जनता की सेवा कर रहे हैं। तो फिर आपसे सेवा नहीं ली जा रही है, जनता की सेवा कहां कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बाबा सिद्दीकी जी को कांग्रेस पार्टी में ही सब कुछ किया है, और उसके बाद अगर वो पार्टी छोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है बड़ी सहजता से नहीं छोड़ रहे हैं। उनके अंदर एक डर है, ईडी का डर है। अब बाकी का क्या डर है, किस लिए ईडी से डर रहे हैं, ये तो सब जानते हैं और आप भी जानते हैं। मुझे लगता है कि जो सरकार चल रही है केंद्र से लेकर राज्य में, इन प्रकरण से वो सभी नेताओं को इसी तरह से डरा धमका के अपने पक्ष में करना चाहती है। और जो नहीं डरेगा वो कांग्रेस में रहेगा, जो डरेगा वो भागेगा। भरत सिंह जी, मगर राहुल गांधी जी का जो कहना है कि डरो मत, आपका सब जितने कांग्रेस के व्हाट्सएप भी इमेज यही है कि डीपी डरो मत, क्या इसका कुछ असर नहीं हो रहा है? बिकॉज एक के बाद चाहे वो मुरली देवरा हो मुंबई में, मिलिंद देवरा हो मुंबई में, उसके बाद ये तो अलग अलग एक विषय। तो आगे जाके जो मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मोदी जी ने खुलेआम पार्लियामेंट में चुनौती देकर बोला है कि भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस। क्या ये डर के सब लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं? क्या आपको क्या लग रहा है? मोदी जी की बात, नामबियाल जी, मोदी जी की बात 100% एकदम सही है। एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ने वाले नहीं है। सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेंगे, देख लीजिएगा। एक भी भ्रष्टाचारी अगर आपको छूट गया तो आप मुझे बताइएगा कि भरत जी देखिए इन्होंने एक भ्रष्टाचारी को छोड़ दिया। उन सभी भ्रष्टाचारियों को लेके सदाचारी बनाने का काम भाजपा पार्टी करती है और नरेंद्र मोदी जी करते हैं। वो जो इशारा करते हैं ना, मोदी जी जब बोलते हैं तो 4 नेता भागते हैं। पहली बार बोले तो अजित पवार जी भागे, अब संसद में बोले तो जो है बाबा सिद्दीकी जी भाग रहे हैं।
और पता नहीं इस तरह से, देखिए मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा था कि आप लोग घोटाला करिए, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा था कि आप लोग गलत काम करिए, या भाजपा पार्टी कल ये नहीं कहेगी कि आप गलत काम करिए। आपने किया है, भरिए। मैंने नहीं किया, मुझे भेजा था ईडी का नोटिस, मुझे सीबीआई ईडी जो भी भेजना है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं। लेकिन आप जो है गलत काम किए तो आप डरेंगे। राहुल जी ने गलत काम नहीं किया, नहीं डर रहे हैं। सोनिया जी ने गलत काम नहीं किया, नहीं डर रहे हैं। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता जो आज पार्टी के अंदर है, नोटिस मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। राहुल जी को कितनी नोटिस मिली, कितना बार इंक्वायरी हो चुका, ईडी बिठाती है। ठीक है, बिठा लीजिए, सबका दिन बदलता है, सबका दिन आता है नाम बिहार जी, दिन फिर कांग्रेस का आएगा, फिर क्या होगा उसके बाद। आज यही चीज शायद अरविंद केजरीवाल जी ने भी कही। आज जो एक जॉइंट मीटिंग हुई थी, साउथ के चीफ मिनिस्टर्स और बाकी सब लोग जो आए थे, मैं पीछे कपिल सिब्बल साहब को भी देख रहा था, आपके अभिषेक मनु सिंघवी साहब भी वहाँ थे, बहुत लोग थे। उन्होंने कहा था साहब घड़ी जो है वो गोल घूमती है, वापस आएगी जरूर। फिर आप जरा देख लीजिए कहीं यही कानून आपके पीछे ना लग जाए, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। आपको लगता है ऐसा होगा? ठीक है, होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि क्यों नहीं होगा? जितने भ्रष्टाचारी गए हैं इनकी सबकी फाइल खुलेगी कि नहीं खुलेगी? आज वहां सदाचारी बने हैं, जब हम आएंगे तो हम बताएंगे कि भाई आप लोग वहां गए थे, किस तरह से गए थे, ईडी की नोटिस क्यों आपको आई थी, सीबीआई आपके ऊपर क्यों अटैक कर रही थी, क्यों मोदी जी कहते हैं कि 70 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला, फिर एक आदमी भाग जाता है, फिर हम उससे पूछेंगे कि क्यों तुम भागे थे भाई? ये होगा। कोई अगर कहता है, प्रवक्ता कहता है कि नहीं होगा, मैं कहता हूं होगा। क्यों नहीं होगा? होना भी चाहिए। आपको पार्टी सब कुछ दी, नाम दी, इज्जत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया आपने, पार्टी ने आपको सब कुछ दिया। सर मंत्री बनाया, लड़ाई की बारी आई तो हमने सर मंत्री बनाया, सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, सर कॉर्पोरेटर बने, विधायक बने, मंत्री बने, माडा के चेयरमैन बने, सब कुछ देने के बाद अगर आप पार्टी के साथ गद्दारी करोगे तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो आगे और कौन जाने वाला है सर? वहीं से कोई वेंडर से कोई और भी नेता हैं जिनके नाम आ रहे हैं वैसे? वो भी शायद पीछे मेरे पास तो ऐसा कोई अभी नाम नहीं है। मुझे मालूम है कि बाबा सिद्दीकी जी जा रहे हैं, तो और जाता है। और उनके बेटे जो हैं वो तो हमारे भी बेटे हैं, हमारी भी मतलब बेटे जैसे ही हैं, हमें तो अंकल ही बुलाते हैं। जहीर सिद्दीकी जो, क्या नाम है उनका? जीशान सिद्दीकी जो निशान सिद्दीकी विधायक है। अब बोलना तो ठीक नहीं है, देखेंगे आगे होता है। बिकॉज दिस इज रियली डिस्टर्ब मी पर्सनली। मैं खुद डिस्टर्ब हुआ हूँ सर इससे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और इसलिए सॉरी प्रदीप जी, मैं समझता हूं कि बाबा जी नहीं जाते, बाबा सिद्दीकी जी नहीं जाते अगर उनको इस तरह से टॉर्चर नहीं किया जाता, डर नहीं दिखाया जाता। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बाबा जी डर गए, इसकी वजह से वो जा रहे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को बाबा सिद्दीकी जी छोड़ के जाते हैं। वो जानते हैं कि मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया, वो जानते हैं कि उनको हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे मान सम्मान सब दिया जाता था। मैं तो महाराष्ट्र प्रदेश में हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश में बाबा सिद्दीकी जी जब आते थे तो हर जगह से हर पार्टी के नेता उनको हर मान सम्मान देते। लेकिन ठीक है, डर के आगे कहावत है, डर के आगे जीत है। अगर बाबा सिद्दीकी जी ये समझ लेते तो डर के आगे तो सब कुछ था, जीत जाते थे हम लोग। भरत सिंह जी, मोदी साहब ने कल कहा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और आगे जाके बोले कि आलस्य में, लेजीनेस में कांग्रेस का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है, और आपके करतूत आपको वहीं पर रखेंगे ऑपोजिशन बेंचेस में। आगे जाके उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पे आरोप लगा दिया कि आप नॉर्थ साउथ डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड इतना मजबूत है, कोई चीज आपको मिलेगा नहीं। रिपोर्ट कार्ड सक्षम है, इस रिपोर्ट कार्ड नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो अभी नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करने लगे। कल कर्नाटक के सब मिनिस्टर आंदोलन पर था, दिल्ली में आके आंदोलन किए कि हमारे रिलीफ फंड पास नहीं हो रहा है, हमारे सौभाग्य स्कीम का पैसा नहीं आ रहा है, हमारे श्रिंकिंग बजट ड्रॉट रिलीफ फंड नहीं रिलीज हो गए। तो ये क्या अब ये लास्ट कांग्रेस इस पे आ गए कि नॉर्थ और साउथ के डिवाइड करो? फिर डीके शिव कुमार के भाई साहब जो है एमपी है, उन्होंने कहा कि साउथ को एक सेपरेट राज्य बनना चाहिए।
तो ये कैसे देखते हो आप भरत सिंह जी? क्या ये नॉर्थ साउथ डिवाइड करना जरूरी है आपको? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी का सोच है। कोई नॉर्थ और साउथ कोई नहीं कर रहा है, और न कोई देश के जो है कोई अलग से जो है देश बनने वाला है या प्रदेश बनने वाला है। जो है वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि कर्नाटक या साउथ, कर्नाटक में खास करके कर्नाटक के जिस तरह से सारे मंत्री और एमएलए, सारे पार्टी के नेता वहां पहुंचे हुए दिल्ली में, उनका कहना भी सही है कि हम 100 रुपया 100 करोड़ अगर भेजते हैं तो 12 रुपया उसमें 12 करोड़ मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी है। फिर हम जो है वो वहां का विकास का कार्य कैसे कर देंगे कर्नाटक में? जो गुजरात में आप देते हैं, जिस तरह से गुजरात को आप बढ़ा रहे हैं, उस तरह से हर राज्य को दीजिए ना। कर्नाटक की बात नहीं हो रही है, हर राज्य की बात हो रही है। चाहे आप जितने भी पैसे अगर जो भाजपा शासित राज्य हैं उनको देते हैं, खास करके गुजरात को जिस तरह से फल फूल रहा है, गुजरात फल फुलवा रहे हैं आप, तो क्या कर्नाटक का वो हक नहीं बनता है? मुंबई, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा टैक्स पेयर अगर कोई राज्य है तो वो कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे है। और कर्नाटक को इस तरह से आप जो है वहां पे जो पैसे नहीं देंगे कर्नाटक को, कर्नाटक का हिस्सा नहीं देंगे, तो वहां का विकास और वहां के लोगों का जो है काम कैसे सरकार करेगी? आप दूसरा भाव अगर करेंगे तो कोई भी अगर बोलेगा आपको, आपके दरवाजे पे आके जो है कर्नाटक की सरकार बैठी है दिल्ली में, आप उसका जवाब दीजिए। तो मोदी जी का डायलॉग है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी सब मोदी को चुनते हैं। ये जो आंखों से आंसू अभी जो लोगों निकल रहे हैं, ये खुशी के आंसू है। और कांग्रेस के जमाने में धुएं के आंसू निकलते थे, धुएं के। तो आज जो उज्ज्वला स्कीम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इन्होंने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से लोग, महिलाओं को बहुत जागरूक किया है, महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिला है। हर घर, बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत ज्यादा महिलाओं को जागरूक किया है। इतना जागरूक किया है कि जो है महिलाएं जो है सड़क पे आके अपने इंसाफ की गुहार लगाती हैं, और वो जाके भाजपा के नेताओं के चरणों पे दम तोड़ देती है। आपको याद होगा कि किस तरह से पहलवान महिला किस तरह से 2-2, 3-3 महीने तक रोड पे बैठी रही, दिल्ली में बैठी रही। लेकिन क्या हुआ? ये महिलाओं का सशक्तिकरण यही था। महिलाओं का क्या नाम लिया कि मोदी जी ने यही सशक्तिकरण किया था। 400 पार की बात करते हैं, 400 पार, हाँ हो सकता है 400 पार, ईवीएम को जब तक नहीं बदलेंगे। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है भाई? काम से कौन सा काम किया आप बताइए, काम गिरा दीजिए मुझे। आज महंगाई का दर, बेरोजगारी का दर, जिस तरह से हुआ महिलाओं पे अत्याचार, ये सारे किसान लाचार है एकदम किसान। ये सारे चीज आज अगर आप देखेंगे तो क्या पूरे देश में एक तरह से हाहाकार मची है। जिस तरह से आप चुन चुन के विपक्ष के नेताओं को ईडी का नोटिस, सीबीआई का नोटिस देके जेल पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। किस तरह से जो है आप नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हैं, किस तरह से आप जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ जा रहे हैं, किस तरह से आप जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रहे हैं। सबको जो है आप नोटिस के माध्यम से जेल में पहुंचाने का कारण ढूंढ रहे हैं, और उनको पहुंचाने का कारण ढूंढ रहे हैं। एक बड़ी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने हेमंत सोरेन साहब की बात करी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, हेमंत सोरेन साहब के केस में, जो भी केस है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तफ्तीश चल रही है, तहकीकात चल रही है, केस भी शुरू नहीं हुआ है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, ही कैन नॉट अप्लाई फॉर बेल, नंबर 1। और चार्जशीट फाइल होने के बाद भी हो सकता है उनको बेल ना मिले। अंडर पीएमएलए इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट बेल। तो मान लीजिए अगले 5 साल तक अगर केस नहीं चलेगा या केस में ट्रायल शुरू नहीं होगा, तो 5 साल तक जेल में रहेंगे हेमंत सोरेन साहब। भरत सिंह जी, ये आप खुद सवाल भी किए, उसका जवाब आपने दिया। यही तो उनकी रणनीति क्या है? एक तरफ जेल में डाल दो, चार्जशीट मत करो फाइल, जब तक चार्जशीट जाएगी नहीं तब तक छूटेंगे नहीं, तब तक मेरा चुनाव खत्म हो जाएगा। और जो 400 सीट का मैंने जो है सबको कहा है और आंकड़ा रखा है, वो 400 सीट लाने में हम कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन, अगर कोई मुख्यमंत्री अगर जेल में जाता है तो कहीं ना कहीं उस पूरे राज्य में और पूरी पार्टी पे फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी, कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।
जिस जिस जमीन घोटाले में वो 8.5 एकड़ की जमीन घोटाला अगर जिसको देखें आप, वो हुआ ही नहीं घोटाला, और उसके बाद आप जो है क्लेम करते हो ईडी जाती है उनको अरेस्ट कर लेती है। आपके पास कितने सबूत तो आपने खुद दिए थे उन नेताओं का जिसको आपने अपनी पार्टी में ले लिया है। कहाँ ईडी है भाई इस देश में? बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में, मेयर के चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई है पूरी कैमरे के सामने, मैं तो समझता हूं कि राजीव जी जिस तरह से ये धांधली हो रही है, जिस तरह से मेयर के चुनाव को इतना प्रेस्टीज इशू बना के, नहीं मुझे किसी हाल में भी जीतना है, और उस चुनाव को मेयर वहां का आपको जिता देते, मेयर का चुनाव जिता देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या अब यही देखने को बचा है? क्या पूरा संविधान खत्म हो चुका है? मतलब कितनी जबरदस्त फटकार लगाई है। देखिए भाजपा एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है, किस हद तक गिर सकती है। मैं कहता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, नाम्बियाल जी, लोकसभा के चुनाव में भाजपा इन सारी हदों को तोड़ के, चाहे जिसको भी जेल में डालना पड़े, चाहे जिसके ऊपर कोई भी केस का चार्जशीट फाइल करना पड़े, कि कोई भी जो है एक्ट लगाना पड़े, लगा दो। जितने मजबूत नेता है सबको अंदर कर दो, ताकि कोई लड़ने के लिए न रहे। 400 सीट नहीं, 450, 500, 532 सीट इनको चाहिए। इनको दिखाना है कि अगर पूरे विश्व में पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कोई सीट लेके आया था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उससे ज्यादा सीट तो कभी कोई ला ही नहीं सका था। ये सब जो है ना, जो हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो तल्ख टिप्पणी आई हुई है, ये दिखाता है। और मैं कह रहा हूं फिर आपके चैनल के माध्यम से, ईवीएम का खेल कर रहे हैं, ईवीएम का खेला होगा, और उसको रोकने के लिए हम बार बार गुहार लगा रहे हैं कि इस बार चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पे करा दो। एक बार बैलेट पेपर पे करा देंगे तो क्या जाएगा? देश की आशंका, विपक्ष की शंका सब खत्म हो जाएगी। अगर उसमें आप चुनाव जीतते तो ठीक है, अगर आप हारते हैं तो ये पता चल जाएगा ना, जब जिसने ईवीएम बनाया, जिस देश ने लॉन्च किया, वो अगर वो पीछे ले सकता है तो आपको लेने में क्या गया मोदी जी? आप क्यों डर रहे हैं? लेकिन यहां पर एक चीज है, आज निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में एक व्हाइट पेपर पेश किया है यूपीए सरकार के 10 सालों पर, जिसमें यह कहा गया है कि यूपीए सरकार के जो 10 साल थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के, वो सिर्फ स्कैम दर स्कैम दर स्कैम थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 में जो अर्थव्यवस्था जो मोदी जी को मिली थी वो तहस नहस हो चुकी थी। हालत खराब थी हिंदुस्तान की हर तरफ से। लोगों का, इन्वेस्टर्स का, निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस था हिंदुस्तान में वो खत्म हो चुका था। ये सब व्हाइट पेपर में लिखा है सर, एंड इट हैज बीन प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। इस विषय में कांग्रेस में उम्मीद करता हूं कोई अच्छा जवाब देगी सर। जवाब भी मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। जिस तरह से 2014 में कहा कि जितने घोटाले हुए थे वो सबसे ज्यादा घोटाले यूपीए की सरकार में। मैं कहता हूं कि उन सारे घोटालों में से कितने लोगों को आपने जेल किया? 10 सालों में पिछले कितने कन्वेंट हुए, उसमें कितने लोगों को जेल में गए? क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सिर्फ आप परसेप्शन तैयार करते हैं, सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं देश के कि सबसे ज्यादा घोटाले यूपीए की सरकार में हुआ, सबसे ज्यादा घोटाला यूपीए के मंत्रियों ने किया, सबसे ज्यादा घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री से कि आपकी सरकार 10 साल आप चला रहे सरकार 10 साल से, क्यों नहीं उन सारे मंत्रियों को जिसने जो है घोटाले की अभी तक जेल में है, क्यों वो सब बाहर है? मुझे बताइए आप। सिर्फ परसेप्शन तैयार करने से कुछ नहीं होता है। आप जो कह रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी किया, श्वेत पत्र जितना आपने जारी किया है उसमें सब जो है वो झूठ का पुलिंदा बना के रखा है आपने। जिस तरह से हमने देश को संभाला था 2012 में जो क्राइसिस आई थी, उसके बाद में भी देश को इस स्थिति में जाने नहीं दिया था। देश आज जो रो रहा है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, उस स्थिति में हमने नहीं जाने दिया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है, उन्होंने उस क्राइसिस को संभाला। मुझे लगता है कि उस तरह से संभालने अगर आपको आता था तो मुझे लगता है कि पूरा कोलैप्स हो जाता था, लेकिन फिर भी हमने उसको संभाला। और आज कहते हैं कि नहीं, जो है यूपीए के कार्यकाल में जो है इस तरह से घोटाले हुए, इस तरह से जो है महंगाई बढ़ी। आज महंगाई यूपीए की सरकार में बढ़ी थी, वो दिख रहा है। आज देख लीजिए महंगाई कहां पे है। लेकिन यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज
भरत सिंह जी, इस व्हाइट पेपर के जवाब में, श्वेत पत्र के जवाब में एक काला पत्र आज पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, फर्स्ट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज फॉलन बिलो, I mean 30-year levels, if it is to be believed. I'm not sure, but they say foreign direct investment, FDI, not FII. FII investment comes only in the stock exchange. वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रहती है, जैसी प्रॉफिट निकलता है वहाँ से निकल जाते हैं. We are talking about foreign direct investment, जो कि फैक्ट्रीज में लगे, मैन्युफैक्चरिंग में लगे. It has fallen below all levels. नंबर 1. उन्होंने साथ में ये भी कहा है खड़गे जी ने कि अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पर है. सरकार कहती है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गई है, लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, ऐसा बोलते हैं. उसके अलावा फार्म डिस्ट्रेस को लेकर के, किसानों के उत्पीड़न को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यह कहा है कि किसानों की दुर्दशा अब देखी नहीं जाती किसी से भी. और चौथी चीज, इसके बावजूद कि पेट्रोल और डीजल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिर गई, आज भी मुंबई में पेट्रोल जो है वो 106.50 पैसे का है, डीजल जो है वो 94 रुपए का है. तो मतलब इट इज नॉट एज इफ द कांग्रेस हैज नॉट रिप्लाइड. लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड चैलेंज दिस ऑन फैक्ट्स. आपको चैलेंज करना पड़ेगा फैक्ट्स पे. और प्रिविलेजेस कमेटी में जाकर के, अगर इफ यू आर श्योर, अगर आपने आंकड़ों को लेकर के बिल्कुल आप श्योर हैं, तो प्रिविलेजेस कमेटी में रेफर कीजिए ना कि निर्मला सीतारमण जी ने गलत आंकड़े दिए हैं पार्लियामेंट में. भरत सिंह जी. जी जरूर करेंगे, क्योंकि ये आपको भी पता है कि पिछले कितने दिनों से जो है 39 रुपीज का जो है वो क्रूड ऑयल कम हो चुका है प्रति बैरल. और उसके बाद में भी हम 106.50 पैसे का पेट्रोल आज भी हम जो है मुंबई में ले रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार क्या कर रही है. सरकार सिर्फ अपना खजाना भर रही है, अपने मित्रों का खजाना भरने के लिए जिस तरह से पूरे देश में लूट मचा के रखी है, वो हम देखा हम जनता के बीच में लेके यार. राहुल जी इस बात का जिक्र हर राहुल जी ने बहुत बढ़िया बात कहा. जहां हम लोग जूझ रहे हैं महाराष्ट्र में कि मराठा, कुणबी, ओबीसी का जो झगड़ा चालू है, कोई सॉल्यूशन नतीजा नहीं आ रहा है. जरांगे पाटिल जी हाँ भी बोलते हैं फिर ना बोलते हैं. भुजबल साहब आंदोलन पर बैठने वाले हैं, जल रहा है. और राहुल जी ने कल कहा कि जातीय जनगणना, कांग्रेस के सरकार आए तो जातीय जनगणना इमीडिएटली इंप्लीमेंट करेंगे. और राहुल जी ने यह कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाने का काम कांग्रेस विल डू इट, कांग्रेस करेगा. तो ये अपने आप में एक सॉल्यूशन है. तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या मोदी गवर्नमेंट विफल रहा है इस चीज को सॉल्व करने में? जिस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में गरीबों का, वंचितों का शोषण किया है, वो पूरा देश देख रहा है. किसानों का शोषण किया है, वो पूरा देश देख रहा है. आज किसान दिल्ली के दरवाजे पे खड़े हैं. आज देखिएगा, आज का विजुअल देखिएगा, पूरा देश का किसान आज दिल्ली के दरवाजे पे नरेंद्र मोदी जी के घर पे चौखट पे खड़ा है. क्यों खड़ा है भाई? क्यों किसान आज जो है इतना परेशान है? क्यों ओबीसी समाज, वंचित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज क्यों आज जो है परेशान है? हाँ, हम केंद्र की सरकार में आएंगे. राहुल जी ने सही कहा कि हम एक नया बिल तैयार करेंगे और उसे पास करवाएंगे, और उसके बाद कोटा बढ़ेगा. जब तक कोटा हम नहीं बढ़ाएंगे, नया बिल ला के नहीं पास करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है. जरांगी पाटिल को एक तरह से लॉलीपॉप शिंदे जी ने दिया, और उसको जरांगी पाटिल जी ने उस समय नहीं समझा, लेकिन बाद में समझने के बाद में मुझे लगता है कि 10 तारीख से फिर से कहा है कि जो है मैं अनशन पे बैठूंगा. अगर भाई सब कुछ सही हो गया था तो अनशन पे बैठने की जरूरत ही नहीं थी. मगर उन्हें समझ में आया कि जो इन्होंने कहा है वो सिर्फ मुंह से कहा है, लेकिन इसका कुछ हल नहीं निकलने वाला है. और मुझे लगता है जरांगी पाटिल जी फिर से उपोषण पे बैठने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है. और रही बात की जो आपने कहा कि खड़गे जी की बात का जो आपने जिक्र किया था अजय जी, तो खड़गे जी जो कहे मुझे लगता है कि सही है. जिस तरह से आम जनता आज परेशान है, और जिस तरह से मोदी सरकार जो है संसद में झूठ पे झूठ बोल के देश को बहकाना चाहती है, कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य. जिस तरह से देश की जनता आज परेशान है, उसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ही खत्म कर सकती है. बाकी मुझे अब जो है आपको तो क्या, देश की जनता को भरोसा नहीं रह गया, लेकिन देश का चौथा स्तंभ कब जागेगा, कब तो हमारे साथ खड़ा होगा, ये तो देखेंगे. But this is rather sad actually. One final question, sir.
ये आप जरा बता दें, जैसे आपने क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करी, आई एम लुकिंग एट क्रूड ऑयल प्राइसेस टुडे, बाकी तो थोड़ी, बिकॉज वी फॉलो ब्रेंट क्रूड. Brent crude oil prices today are at $80.41 a barrel. That is $80 a barrel. मुझे अभी तक याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के एक 6 महीने अंतराल में क्रूड ऑयल प्राइसेस हैड रीच्ड $150 a barrel. $150 पर बैरल तक चले गए थे और 65 रुपए के ऊपर पेट्रोल नहीं गया यहां पे. आई एग्री, उन्होंने सब्सिडी दी, जो कुछ भी किया, ऑयल पूल अकाउंटर अलग से रखा, लेकिन जनता को सफर नहीं करने दिया. एक वक्त ऐसा भी था 2014 से लेकर के 2016 तक मोदी जी की सरकार थी, when crude oil prices had come down to $35 a barrel, then $30 a barrel, $30 पर आ गया था, फिर भी ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आई. अब इसके ऊपर आपको लगता नहीं कांग्रेस को जरा ज्यादा आक्रामक होना चाहिए? भरत सिंह जी. नहीं, हम पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं. जिस तरह से मनमोहन सिंह ने पूरे देश को संभाला था, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी उस चीज को संभाल पाएंगे या पूरी भाजपा संभाल पाएगी. और मैं तो क्या आपको इतना ही बता सकता हूं कि 2024 में माहौल बदला हुआ दिखाई देगा. जितने लोग गए हैं ये सब देखिएगा घर वापसी कर लेंगे और ये बताएंगे कि मैं परेशान था ईडी और सीडी से, और ईडी और सीडी आप लोगों ने खत्म कर दिया. उसके लिए मैं बहुत ही पार्टी का शुक्रगुजार हूं और हम सब आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं. चलिए सर, थैंक यू सो मच. क्षमा चाहता हूँ चैनल पे, दूसरे चैनल पे बैठा हूँ. राइट सर, थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर. नमस्कार. थैंक यू. But it is absolutely true, Pradeep ji. The fact remains that we have not reduced oil prices. They say, if we reduce oil prices, where are we going to give the free meals from? 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में आज की तारीख में राशन बट रहा है, वो कहाँ से आएगा? It will only come from petrol and diesel prices. Exactly. So as a result of it, petrol and diesel prices are not going to come down in a long time. As Today, long in as fact, the BJP government is in power. the Congress, BJP to the contrary, they say the FDI has increased. FDI has increased, they're giving the figure that 2013 tak, 10 years, it was $298 billion. In 2002, after Modi took over, it has doubled to $596 billion. Hang on a minute. There's a bit of a confusion there. What they're doing is they are combining FDI and FII. Financial institutional investors, उनकी जो investment आ रही है stock exchange में, and FDI, both are being combined to give you a figure of $596 billion. Yes. In actual fact, if you separate the two, you will find actual FDI is quite low. Let's be very clear. What is FDI? Earlier, FDI used to be foreign direct investment in projects in India. हिंदुस्तान में जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसके अंदर FDI. अभी क्या हो रहा है, जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आ रहा है और FDI में भी जो पैसा आ रहा है, यानी हिंदुस्तान में जो प्रोजेक्ट लगने वाले हैं उसमें जो पैसा आ रहा है, दोनों को कंबाइन करके आप एक कॉम्पोजिट फिगर दे रहे हैं, which by the way is not quite correct. But that's the way things are. And people seem to be believing it. So God bless everybody. That's all that I can say. Because in terms of actual projects, FDI has really come down. But if you look at the stock exchange, it's booming. People are investing in India. People are investing in the Bombay Stock Exchange, the National Stock Exchange. They're making a killing and they're moving out. Making a killing, moving out. Making a killing, moving out. That's it. Now that's not FDI. Not where I come from. But then I'm an old man. Who cares? So they have included FDI in the Congress rule that if they're including FIIs, it includes FDI also. So it's the same yardstick for Congress time as well as I would like to know what was the actual FDI minus FII during Congress rule and what is the FDI minus FII no, here now. We have only talked about FDI. That's have right. Not combined or distributed FII and FDI. So maybe we should do a search on what was FII and what was FDI during Congress rule, separate the two, and what it is right now. Because Mr. Khadge is talking about only FDI minus FII. Because that FII, those funds are not permanent. They're not being invested in India. They're only being invested in the stock exchange. As soon as all the multinationals, all the foreign institutional investors, as soon as they realize, all right, you've got a 0.5% profit over here, we move out. Because if you invested about $2 or $3 or $10 billion over here,
a 1% profit is huge, is humongous. You move those funds, carry over those funds in some other market where you are likely to get better returns. That's what happens. In any event, that's a subject for another discussion. So we'll talk about it at that time. At the moment with us, we have Mr. Ketan Naik from the Maharashtra Navnirbhan Sena. Our old friend, he's with us. Ketan Naik ji, namaskar. तो नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, आपको देख करके तबीयत खुश हो जाती है साहब. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी. तो केदार नायक साहब, अब तो मतलब मुझे लग रहा है कि शर्मिला ठाकरे जी बहुत सीरियस हैं, मतलब मीरा भाईंदर को लेकर के. आज तो उन्होंने शायद कोई मीटिंग भी ली है उधर काउंसिल में, कि कॉर्पोरेशन में कोई मीटिंग भी ली है लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बोनस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला था, ऐसा कुछ था. तो शी इज आई थिंक वेरी सीरियस अबाउट मीरा भाईंदर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मतलब शी इज नॉट गिविंग अप दैट एरिया. उस विषय के बारे में कुछ अगर आपको जानकारी हो तो बताएं. नहीं सर, मुझे लगता है आपने शर्मिला बहनी का आज का स्टेटमेंट देखा होगा, शायद कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, पुणे में जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जी लोकसभा चुनाव को लेके, कि उन्होंने कहा है कि लोकसभा में मनसे के उम्मीदवार चुन के जाने चाहिए, इसके लिए वो खुद प्रचार वहां पे करने वाली, ऐसा उन्होंने कल पुणे में कहा है जी. और जो मीरा भाईंदर की आप बात कर रहे हो, वहां पे शायद हमारी कामगार सेना की तरफ से वहां के वर्कर्स का जो ग्रेजुइटी उनको दी नहीं जा रही है जी, उसका मुद्दा हमारी कामगार सेना की तरफ से वहां पे लिया गया है, जिसकी जानकारी शर्मिला बहनी साहब को हम लोग ने ऑलरेडी दे चुके हैं जी. तो उसके बारे में जरा बताएं, वो ग्रेचुटी क्यों नहीं मिल रही है लोगों को, व्हाई आर दे नॉट बीइंग गिवन? क्योंकि मीरा भाईंदर की जो कॉर्पोरेशन है वो तो इतनी ज्यादा लॉस में नहीं है, पैसा तो है उनके पास. व्हाई आर दे नॉट गिविंग फ्रॉम व्हाटएवर फिगर्स आई हैव गॉट ओवर हियर? सर, यहाँ पे डबल इंजन के सरकार की बात हो रही है, लेकिन कॉर्पोरेशन के अधिकारी हमें बता रहे हैं कि हमारे पास ग्रेजुइटी देने के लिए पैसे नहीं है. मतलब मुंबई से सटे इलाके की ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका, जो एक महत्वपूर्ण महानगर पालिका मानी जाती है, वहाँ पे एमएलए भी मेरे ख्याल से बीजेपी के एमएलए भी वहाँ पे है, और उस महानगर पालिका के अधिकारियों से हमें ये जवाब दिया जा रहा है कि उनके पास फंड्स नहीं थे. अब फंड्स आ गए तो उनकी जो मैन पावर है, वो मैन पावर मराठा आरक्षण के सर्वेक्षण के काम में लगी हुई थी. ऐसे अनेक रीजन उनके तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 750-800 वर्कर, जो 2000 से ज्यादा संख्या से जो वर्कर वहाँ पे सफाई का काम करते हैं, उन्हें सर आज तक कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर खत्म होने के बावजूद, 7 साल पूरे होने के बावजूद, आज तक उनको वो ग्रेजुइटी की जो रकम उनकी होती है 5 साल पूरे करने के बाद जो आपको ग्रेजुइटी दी जाती है, वो अब तक उनको दी नहीं गई है. तो उसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना की तरफ से वहाँ के जो कमिश्नर जी है, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनको हमने निवेदन दिया और उन्होंने हमारे पास 1-2 हफ्ते का समय इस पूरे विषय को समझने के लिए मांगा है. उनकी नई नियुक्ति वहाँ पे हुई है, पहले कोई और कमिश्नर वहाँ पे थे. तो हमारी तरफ से इस मुद्दे के ऊपर सर अभी काम चल रहा है, और जो उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके पास भी, और जो महानगर पालिका के अधिकारी है उनके पास भी हमारा फॉलोअप अभी चालू है. जबरदस्त. आपने कहा कि शर्मिला ठाकरे जी ने पुणे में जिस प्रकार से, क्या आपको लग रहा है कि वो जो कैंडिडेट्स है वहां में प्रॉब्लम हो रहा है? वसंत मोरे जी हैं, आपके पुराने मनसे के बहुत जो लड़ाकू कार्यकर्ता है, आगे जाके बाबर जी है. बाबर जी, ऐसे अफवाह है कि शर्मिला ठाकरे जी बाबर जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वसंत मोरे जी नाराज हो गए. तो ये गुटबाजी, क्या आपका जो प्रोस्पेक्ट्स है पुणे में, बिकॉज पुणे में आपका अच्छा होल्ड दिख रहा है, बिकॉज लोग आपको मानने लगे, लोग आपको वहां पर बहुत रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. पुणे में एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन पुणे से आते हैं आपको, मगर ये कैंडिडेट का सिलेक्शन में क्या ये फुड़बाजी गुटबाजी से मनसे को नष्ट, प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पर? कैसे देखते हो आप इसको? सर, ऐसी कोई भी बात वहां पे नहीं है. शर्मिला बहनी जी ने जब वहां पे हमारे साईनाथ बाबर जी जो है वहां के शहराध्यक्ष, जो पुणे का पद उनके पास है, उनकी जो मिसेस है वो वहां की नगर सेविका भी रह चुकी है, अभी वो नगर सेविका थी वहां पे. तो उनके तरफ से जो उनका नगर सेवक का कार्यकाल था, उसमें काफी बार उनके तरफ से अलग अलग उपक्रम उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके तरफ से किए गए थे पुणे में. वहीं पे वसंत मोरे जी के भी तरफ से वहां पे बहुत सारे उपक्रम हमारे नगर सेवकों के माध्यम से किए गए. उसके उद्घाटन प्रसंगों में शर्मिला बहनी, राज साहब, अमित साहब हमारे वहां पे जाते रहते. तो हमारी शर्मिला बहनी ने दोनों का काम देखा हुआ है वहां पे, और ऐसी कोई भी बात वहां पे रखी नहीं गई कि इनको दिया जा रहा है या उनको दिया जा रहा है. इस सब चीजों का फैसला अंत में सम्मानीय राज साहब करते हैं. बट शर्मिला बहनी जी वहां पे जब गई थी तो साईनाथ बाबर जी के किसी उद्घाटन प्रसंग में गई थी, तो उन्होंने बेशक उनकी तारीफ की है, वहां पे उनके काम को सराहना दी है. और अगर ऐसे मौके पे अगर वो
किसी बड़े सभागृह में जाने का उनको अगर मौका मिलता है तो उसके लिए शुभेच्छा उन्होंने वहां पे व्यक्त की थी। इसमें कोई भी गुटबाजी की कोई बात नहीं है और वहां का निर्णय हमारे राज साहब लेंगे जब सही समय आ जाएगा। केतन नायक जी, ये Isn't that Ketan Naik in the footage over there? Yes. That's him, right? Yes. He's looking so handsome. Look at him. वो शर्मिला जी के पीछे कौन खड़े हैं? Who's that handsome young man standing behind शर्मिला जी? That's you, I think, right? Okay, जी प्रदीप जी। या तो आपने देखो, आप ये भी कोशिश मन से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अलायंस में पार्ट ले, महायुति का अलायंस में आप देवेंद्र फडणवीस जी के साथ आपके मनसे के टॉप के नेता डेलिब्रेशंस कर लिए, मिले, सीट्स के चर्चा भी हुआ, ये सब हो रहा है। अजित पवार जी एक आपके घटक दल के एक प्रमुख हिस्सा है, ट्रिपल इंजन में अजित, मगर आप हमेशा अजित पवार जी पे आलोचना करते रहते हैं। बीच में आप लोगों ने वो वीडियो साइकिल किया जहां अजित पवार, एकनाथ शिंदे जी का फूटना, उसका रिकॉग्निशन, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी का अजित पवार जी आलोचना कर रहे थे। ये लोग, महाराष्ट्र के लोग इसको सहेंगे नहीं, इसको मानेंगे नहीं, ये इनका कैसे हो गया। मेरा कहना है कि क्या अभी जिस प्रकार से आप मन से अजित पवार जी का आलोचना कर रहे हैं, क्या आगे जाकर आपको एक साथ लड़ना भी होगा, आपका चर्चा चल रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा आपस में? सर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। आप अब पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जानता है कि जब राज साहब किसी भी विषय के बारे में कोई स्टैंड रखते हैं तो वो जो सही बात होती है उसके तरफ से रखते हैं। फिर उसमें अजित पवार जी अगर बीच में आते होंगे तो वो भी, उनको भी उस विषय में सुनना होगा। अगर बीजेपी के कोई लोग बीच में आते तो उनको भी सुनना होगा। सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले हमारे नेता है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी युति की चर्चा या कोई भी ऐसी बात उनको सही बोलने से रोक सकती है। तो अजित पवार जी के बारे में उन्होंने आज तक जितने भी स्टेटमेंट किए वो उस मुद्दे को लेकर के किए गए हैं। लेकिन क्या युति पे वास्तविकता में चर्चा हो रही है? सर मुझे इसके बारे में बिल्कुल कल्पना नहीं है। हमारे पार्टी के सारे शीर्ष नेता इस बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, और युति या किसी के साथ इलेक्शन लड़ना, इसका निर्णय हमारे पास राज साहब के अलावा और कोई नहीं ले सकता। तो जब सही समय आएगा तो राज साहब इसके बारे में खुलासा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। यह बाबरी मस्जिद के एक ब्रिक है, एक ब्रिक बाला नंदगांवकर जी ने राज साहब ठाकरे जी को दिए। राज साहब ठाकरे जी भावुक होकर कहा कि बाला साहब ठाकरे जी का एक सपना था वहां पर, जो अभी मोदी साहब ने पूरा किया, राम मंदिर पुनर्निर्माण। और बाबरी मस्जिद का वो एक जो ईंट का एक चीज जो बाला नंदगांवकर जी ने राज साहब ठाकरे को दे दिया भेंट के हिसाब से, वो राज साहब ने कहा कि ये एक सिंबल ही है, कि ये इन्वेजन का सिंबल है, कि बाबरी मस्जिद किस प्रकार से मंदिर के ऊपर बना हुआ था, ये एक सिंबल अभी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी ने सपना देखा था, दो चीज देखा था, एक आर्टिकल 370 एब्रोगेशन जो कश्मीर को साथ में लेके आना, और दूसरा ये राम मंदिर का पुनर्निर्माण। और तभी वो वक्त था जब राज साहब ठाकरे हमेशा बाला साहब ठाकरे जी के बहुत करीब हुआ करते थे, और हर डिसीजन में कहीं ना कहीं आगे पीछे उनका इन्वॉल्वमेंट रहना, हर चीज में डिस्कस करना। वो तो ये बाबरी मस्जिद का जब वो ब्रिक लाके भेंट के स्वरूप में राज ठाकरे को दिया, राज ठाकरे, वो पूरा वातावरण किस प्रकार से था वो, केतन नायक जी? सर ये जो ब्रिक राज साहब को हमारे नेता माननीय बाला नंदगांवकर साहब जी ने गिफ्ट करी है, मतलब उनको भेंट दी उन्होंने, उसकी कहानी ऐसी थी कि उस तरह की उनके पास में 2 ईंटें थी, जिसमें से उनकी ऐसी इच्छा थी कि जब कभी भविष्य में राम मंदिर बने तो इस ईंट को वो हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी को भेंट करना चाहते थे। आज बाला साहब ठाकरे जी यहाँ पे नहीं है, तो उनके बिहाफ उनको ऐसा लगा कि ये भेंट देने के लिए अगर कोई पात्र व्यक्ति है जिनमें बाला साहब उनको नजर आते हैं तो वो हमारे राज साहब है, और इसीलिए वो इस ईंट को उन्होंने सम्माननीय राज साहब को भेंट में दिया। इस मौके पर राज साहब ने ऐसा कहा कि उनको और एक ईंट इसके साथ में रखनी है। जो मंदिर का निर्माण अब हो चुका है या चल रहा है, उस मंदिर के निर्माण में जो ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें से एक ईंट भी उनको अपने पास रखनी है, ऐसा उन्होंने वहां पे कल उस दिन बताया। तो ये भावुक क्षण था, क्योंकि ये जब भी ये हुआ था तब मुझे लगता है बाला साहब जी के सबसे नजदीक में अगर कोई थे तो हमारे राज साहब थे, और उस पूरे इतिहास के साक्षीदार हो रहे। तभी जो भी बीजेपी के सीनियर लीडर्स रहे होंगे या जो भी तब की पूरी राजनीति चली होगी, उसको राज साहब ने बहुत ही नजदीक से देखा हुआ है, और उनको इस सारी चीजों के बारे में पूरी जानकारी है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा भावनिक क्षण हो सकता है। लेकिन ये बताएं केतन नायक जी, ये तो
मेरे लिए भी बड़ा एक इमोशनल इशू है जो हमने ट्वीट देखा राज साहब का कि किस प्रकार बाला नंदगांवकर जी ने उनको भेंट किया वगैरह वगैरह, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अभी जो श्री राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसके फाउंडेशन की भी उम्मीद करते हैं कभी ना कभी श्री राम की कृपा से मुझे एक ईंट ज़रूर मिलेगी। और उन्होंने एंड किया जय सिया राम करके उन्होंने एंड किया, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन अब सर ये बताएं कि इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों चल रही है कि राज ठाकरे जी बीजेपी से बात कर रहे हैं फॉर एन अलायंस, फॉर सीट शेयरिंग, ऐसा कुछ ये क्या है मतलब वाई? क्योंकि देखिए साहब, देवेंद्र फडणवीस उनके मित्र हैं, जानते हैं उनको, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कितनी बार पहले भी मिल चुके हैं, तो ये कोई नई बात तो नहीं है कि अगर वो देवेंद्र जी से अभी मिल रहे हैं तो सिर्फ चुनाव के बारे में ही होगा, किसी और चीज़ के बारे में भी हो सकता है। कुछ ज़रा रोशनी डालेंगे इस पर केतन नायक जी? सर, हमारे राज साहब इस देश की वो पर्सनालिटी है जिनके साथ में जुड़े रहना हर किसी को जरूरी लगता है, हर कोई पसंद करता है उनके साथ में बातचीत करना, उनकी दोस्ती और उनकी मित्रता निभाने की जो भी किस्से है वो आप सब उससे परिचित है, आप भी उससे परिचित है। बहुत जबरदस्त। तो अगर महाराष्ट्र का कोई नेता या महाराष्ट्र की कोई पार्टी सम्मान्य राज साहब जी से बात करने के लिए अगर किसी रूप में तैयार होती होगी तो सर इसमें आश्चर्य की व्यक्त करने की कोई बात नहीं है। और रहा सवाल सर युति या साथ में इलेक्शन लड़ना, ये जो चीजें होती है इसका निर्णय पार्टी के शीर्ष नेता लेते हैं और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता सम्मान्य राज साहब के अलावा और कोई नहीं है। तो इसके बारे में अगर कभी भी निर्णय होना होगा तो सम्मान्य राज साहब ही लेंगे और आप सबके सामने रखेंगे। अभी अगर आते हैं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के, जी शिंदे साहब ने तो वो नोटिस ऑफ नोटिफिकेशन दे दिया, उस पर क्या कहते हैं वो सजेशंस और ऑब्जेक्शंस भी इनवाइट कर ली हैं, और जरंगे पाटिल साहब कह रहे हैं कि मैं 10 तारीख से दोबारा उपोषण पर बैठने वाला हूं। तो ये क्या हो रहा है सर? मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे, आपको समझ में आया क्या हो रहा है? सर, अगर आपने राज साहब की नासिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो उसमें राज साहब ने इस विषय पे ऊपर भाष्य किया है। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण मिल चुका है तो फिर उपोषण करने की आवश्यकता क्या है, और अगर आरक्षण नहीं मिला था तो उस दिन जल्लोष किस बात का था। ये कोई भी सामान्य व्यक्ति को जो प्रश्न आ सकता है वो प्रश्न उन्होंने जरांगे जी के सामने या जनता के सामने, आप सबके सामने रखा है। अब इस प्रश्न का उत्तर जरांगे जी से कितने मात्रा में मिला नहीं मिला ये संशोधन का विषय हो सकता है, लेकिन जो प्रश्न राज साहब की तरफ से रखा गया है उस प्रश्न का उत्तर तो सर अब तक मिला नहीं है। तो इसका उत्तर तो सिर्फ या जरंगे पाटिल साहब दे सकते हैं या एकनाथ शिंदे साहब दे सकते हैं। बिल्कुल जी, और अभी तक तो उन्होंने कोई इस पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि जो जरंगे पाटिल साहब ने कहा कि मैं 10 फरवरी से दोबारा अपनी एजुटेशन शुरू करूंगा, उस पर भी एकनाथ शिंदे साहब का कोई वक्तव्य नहीं आया है। तो ये हो क्या रहा है? आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। कि मतलब जी, वो उपोषण पर बैठते हैं, फिर आते हैं कि मैं यहाँ पे आंदोलन करूंगा, मुंबई के अंदर आ रहा हूँ, और उसके बाद जाकर के उनको एक कागज थमा दिया जाता है कि ये सरकारी कागज है, वो बड़े खुश हो जाते हैं, वापस जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कुछ शुरू हो जाता है। इसके पहले भी ऐसे हुआ था, 30 डेज की लिमिट थी, फिर वो 45 डेज हो गई, फिर वो 2 महीने की हो गई, फिर ये कहा गया कि 23 दिसंबर को हो जाएगा, फिर 29 दिसंबर को हो जाएगा। टुडे वी आर ऑन द 8th फरवरी। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? केतन नायक साहब, ये हो क्या रहा है? मतलब ऐसे सरकारें ज्यादातर नहीं चलती हैं जहां तक मैं जानता हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब सरकार कोई डेडलाइन देती है तो ज्यादातर सरकार उस डेडलाइन को मीट करती है। सर, जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से निकला है उस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करना जरूरी था जी। या तो सरकार की तरफ से या तो जरांगे पाटिल जी की तरफ से, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इनकी तरफ से अब तक दिया नहीं गया। उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कुंबी करके सबको, जितने भी आपके रिलेटिव्स है उनको कुंबी में समाविष्ट किया जाएगा, लेकिन ये समाविष्ट करते हुए बाकी पूरे आरक्षण के ऊपर उसका क्या परिणाम होने वाला है, क्या सुविधा मिलने वाली है और उससे हासिल क्या होने वाला है, इसके बारे में किसी भी नेता ने अब तक पूरी जानकारी जनता के सामने नहीं रखी है। मुझे लगता है विषय से संबंधित जो लोग हैं सरकार की तरफ से या तो जरांगे पाटिल जी की तरफ से, उन्होंने इस चीज को क्लियर तरीके से जनता के सामने रखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इस विषय में हाथ में क्या आ रहा है लोगों के। केदार नायक साहब, राज साहब के साहब ने जब क्लियर कट उस चीज को बोले कि जरांगे पाटिल जी का हर मांग एकनाथ शिंदे जी ने मान लिया सिवाय मराठा रिजर्वेशन, तो एक हंसी हो गया पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में कि सब मांग पूरा सिवाय
अरे मराठा रिजर्वेशन ही तो था, बाकी कौन सा मांग था? तो राज साहब ठाकरे ने कहा कि एक ही वक्त में कहा कि हर चीज मांग उनका एक्सेप्ट कर लिया है सिवाय मराठा रिजर्वेशन। तो एक ही व्यक्ति एक ही सेंटेंस में वो पूरा जो हो गया उस चीज को उजागर कर दिया राज साहब ठाकरे। उसके बाद जरांगे पाटिल जी ये वो सब चिल्लाने लगे कि राज साहब उधर घर पे ही बैठते रहते हैं, घर से सुपारी लेते हैं, ये सुपारी लेने। तो ये तो सच्चाई बयान कर दिया कि नथिंग एक्चुअली हैपेंड, कुछ नहीं हो गया। दैट वाज व्हाट राज साहब ठाकरे टोल्ड द एंटायर ऑडियंस इन महाराष्ट्र कि इस तो वाशी में आए थे, नवी मुंबई में आए थे, पानी पी गए, हर मांग पूरा कर दिया, कुछ चिट इधर दिए, कुछ चिट उधर दिए, बट जो मेन मुद्दा था मराठा रिजर्वेशन का, कुछ नहीं हो गया। एक लाइन सर, में मुझे लगता है थोड़ा सा मीडिया परसेप्शन गलत हो गया उस चीज को लेके। जरांगे जी ने राज साहब के ऊपर डायरेक्ट टीका नहीं की है। उन्होंने किसी ने राज साहब की तरफ से या उनके भूमिका से सुसंगत ऐसी एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी और वो फेसबुक पोस्ट काफी वायरल हुई, लोगों तक वो पहुंची, मीडिया तक वो फेसबुक पोस्ट पहुंची, उन तक भी पहुंची होगी। तो उनको लगा कि ये हमारे कार्यकर्ता राज साहब के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए जा रहे। तो उनका जो वो कहना था, तो जिन कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पोस्ट को शेयर किया गया था उसको संबंधित मुझे लगता है उन्होंने वो बात कही। लेकिन सर, मैंने जैसे आपको कभी कहा कि जैसे आपने पूछा कि अजित पवार जी के बारे में राज साहब का स्टैंड क्या होगा, तो मुझे लगता है इस देश में एकमात्र ये नेता है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखते हैं। तो अगर जरांगे जी, उनका पूरा रिस्पेक्ट रख के मैं कहता हूं कि कोई भी आंदोलन करना, इतना बड़ा उपोषण करना, इतने लोगों को साथ ले चलना, ये कोई आसान बात होती नहीं है। जरांगे जी ने आज तक इस आंदोलन का नेतृत्व करके एक एग्जाम्पल ही सेट किया हुआ है। लेकिन अगर उनकी तरफ से लिए जाने हुए कदमों में अगर कुछ गलत होता होगा और राज साहब जैसे महाराष्ट्र के बहुत ही पुराने और वरिष्ठ नेता इस बारे में अगर भाष्य करते होंगे, तो जरांगे जी को उसके अंदर का उसकी बात उनकी बात समझनी होगी, ना कि उनके ऊपर टीका करके उस विषय को इग्नोर करे। उनको बात समझनी होगी कि अगर किसी की तरफ से ये प्रश्न उठाया जा रहा है तो वो प्रश्न जनता के भी दिल में, तभी वो प्रश्न सामने आ रहा है। और राज साहब हमेशा जो जनता के मन में बात होती है वो कोई भी सरकार, कोई भी नेता होने दीजिए, उनके सामने रखने में उनका हथकंडा है। तो उन्होंने उसी तरीके से उस चीज को सामने रखा है। But I am confused, very frankly speaking, just like Mr. Raj Thakre. I am genuinely confused because I've read that thing, I've had it translated, then I read it again, जो नोटिफिकेशन निकला है उसको फिर दोबारा पढ़ा, मेरी समझ के बाहर है। मतलब रिजर्वेशन कहाँ दिया है, वेयर, आई डोंट अंडरस्टैंड। कुनबी रिजर्वेशन तो पहले से ही था, उसमें नई बात क्या है? मतलब आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स सो न्यू अबाउट इट। आपको समझ में आया कितना? सर, मैं भी समझ नहीं पाया हूं इस विषय को और जनता भी इस विषय को समझ नहीं पा रही है कि हम इतने बड़े आंदोलन का हिस्सा बने, हम पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग भागों से हम आए, मुंबई तक, नवी मुंबई तक हम आए, लेकिन उसका जो अंत हुआ है, उस अंत में हमारे हाथ में क्या मिला कि हम वापस जा रहे हैं? ये सवाल जनता के दिल में है और वो सवाल रखना कोई गलत बात नहीं है। अगर आंदोलन लोकशाही पद्धति से हो रहा है तो लोकशाही पद्धति से आने वाले सवालों का भी जवाब जरांगे जी को देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कुनबी आरक्षण तो पहले से ही था ना, कुनबी आरक्षण तो पहले से ही था सर। कुनबी कैटेगरी को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दिया जाता था, मतलब वो उनका एक अलग से कोटा उनका उसमें रिजर्व्ड है। लेकिन अब मराठाओं को कुनबी कैटेगरी के अंदर आरक्षण देने की बात चल रही है, लेकिन वो कैसे और किस मात्रा में और किस तरीके से मिलने वाला है, इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही। मतलब अगर सभी मराठा अगर कुनबी हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि जितने भी 96 या 97 जितनी भी मराठा जातियां हैं वो सारे कुनबी हैं, या क्या है? मतलब there is no explanation. Did you understand it, Pradeep ji? I didn't understand. Are all 97 और 96? इस चीज में एक चीज होगी कि 54 लाख के आसपास नया नोंदणीकरण हो गया, जो कुनबी मराठा थे और करीबन 20 साल से वंचित थे, उन सबको कुनबी मराठा का नोंदणीकरण और ओबीसी स्टेटस मिल गया। ये पूरे एजिटेशन में एक अच्छा चीज ये होगा कि अराउंड 54, केदारनाथ जी वही होगा, 54 लाख नोंदणीकरण हो गया। नए जो गरीब ओबीसी थे, जो उनको मालूम ही नहीं था, नोंदनी नहीं हो रहा था, उन सबका नोंदनी हो गया। ये इस चीज से निकल कर आता है। आपको क्या लगता है? 54 लाख इस नोंदनी का रिकॉर्ड भी तो सामने आना चाहिए। अगर आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि 54 लाख लोगों को अगर इसमें रजिस्ट्रेशन अभी मिल चुका है, तो सच में ये लोग कौन है? सच में ये आरक्षण उनको दिया जाने वाला है क्या? ये लिस्ट तो जारी करनी चाहिए कि सरकार के पास से। अगर सरकार कह रही है कि इतने लोगों की हम लोगों ने फाइंडिंग्स कर ली है और उस फाइंडिंग के आधार पे उनको कुनबी कैटेगरी में हम लोग ने अभी डाल दिया है, तो उनको कुनबी कैटेगरी में डालने के बाद आप क्या फैसिलिटीज देने वाले हो? उनको कैसे कैसे कौन से नौकरी, शिक्षा, पॉलिटिक्स, कहाँ आरक्षण दिया जाने वाला है? इसकी जानकारी सामने आना बहुत जरूरी है।
और दूसरी बात, अगर जरांगे जी की तरफ से ऐसे विषय के सवाल अगर नहीं लिए जाने वाले रहेंगे तो सर जनता तो ये बात सुनेगी नहीं। कल को ये जो मराठा उनके सामने उनके साथ में खड़े हैं, वैसे तो सर हमारे पार्टी में जातिवाद को बिल्कुल स्थान नहीं दिया जाता, ये बाला साहब जी की भी नीति थी और ये राज साहब जी की भी नीति है। लेकिन अगर मैं मराठा खुद हूं तो मैं तो जरांगे जी को मेरा नेता अब नहीं मान रहा हूं। मेरे लिए तो मेरे नेता राज साहब ही है। तो अगर राज साहब की तरफ से एक बात सामने रखी जा रही है तो उसका आंसर तो करिए, और उस आंसर में अगर सारी जनता के अगर जवाब निकलने वाले होंगे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। दुरुस्त बात। You know, Ketan Naik ji, Manse has always been against foreign artists. फॉरेन आर्टिस्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी स्पेशली पाकिस्तानी आर्टिस्ट, आपने पहले स्टैंड ले लिया। मनसे राज साहब ठाकरे ने पहले स्टैंड लिया कि ये आप यहां पर बॉलीवुड और इंडिया में काम नहीं कर सकते। ये आपका स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर है। तो आतिफ असलम का जो अभी जिस प्रकार से चल रहा है कि बॉलीवुड में कुछ गाएंगे, इंडिया में आके गाएंगे, यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, इसमें टोटल विरोध है, मनसे का टोटल विरोध है। तब भी स्टैंड था जब आतंकवादी गतिविधि चल रहा था। आज भी कोई ठीक कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होगा दोनों देशों में कि आप वहां के लोग आर्टिस्ट को लेके यहां पर आकर गाना शुरू करें, इस चीज को ओपन कर ले। तो तब भी आपका विरोध था, आज भी विरोध है। और आतिफ असलम और जो भी पाकिस्तान आर्टिस्ट यहां पर आएंगे, मनसे का कट्टर विरोध रहेगा उसमें। केतन नाइक जी। सर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान के किसी भी विषय के बारे में आज तक कोई अपना स्टैंड पीछे नहीं लिया है। इस भारत देश में अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आज आने नहीं मिलता, उनको काम यहाँ पे नहीं दिया जाता, तो उसका पूरा श्रेय राज साहब और हमारे चित्रपट सेना को जाता है, क्योंकि हमारी तरफ से इस मुद्दे को हमेशा से लगाया गया और उस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को यहाँ पे आना बंद करना पड़ा। अभी किसी डायरेक्टर और किसी के पास से अगर ऐसी बात हो रही है, हमारा बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस पे ध्यान होता है सर कि ये बॉलीवुड वाले, ये सारी फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग इस विषय में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अभी किसी ने कह दिया कि आतिफ असलम यहाँ पे आएंगे, परफॉर्म करेंगे या किसी मूवी में वो सॉन्ग देंगे, गाना गाएंगे, तो इसके ऊपर हमारी नजर होती है और हमने हमारी तरफ से उनको ये कहा जा चुका है ऑलरेडी कि ऐसी कोई भी चीज आप करने मत जाइए। अगर आप करने जाते हो तो आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रोष को सामना करना होगा। But why do they even think of this? I don't understand, केतन नाइक साहब। जरूरत ही बॉर्डर नहीं है। पर अभी भी आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं। हर जगह पर पाकिस्तान हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हर जगह पर जाकर के उल्टी सीधी चीजें हर रोज पाकिस्तान कर रहा है। उसके बावजूद आप इन लोगों को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में भी अभी तक बोल रहे हैं कि उनको मुंबई में खेलना चाहिए, महाराष्ट्र में खेलना चाहिए। ये क्या है? और राम मंदिर का पुनर्निर्माण का भी इश्यू यूनाइटेड नेशंस में लेके गए। वो यूनाइटेड नेशन में राम मंदिर को लेके गए हैं, मतलब हद होती है यार। और आप जो है आप उनको ऐसे लोगों को हम यहाँ पे दबाना चाहते हैं। हाँ सर, तो ये कैसे लोग हैं? आई रियली वांट टू नो। ये आतिफ असलम, बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर, जब भी उनके देश की बात आती है तो ये ट्विटर पे अपनी भाषा जिस तरह से रखते हैं, ये हम सब ने देखी है जी। इसके बावजूद हमारे यहाँ के कुछ लोग अगर उनको इस तरीके से वेलकम करना चाह रहे होंगे तो उनको सर सही जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो उनको आपने देखा होगा बीच में जो मालदीव्स का मुद्दा हुआ जी, उसमें सर पूरी ये बॉलीवुड की कम्युनिटी, बहुत सारे लोगों ने उसको तुरंत अपोज किया। लोगों ने कहा कि आज से हम मालदीव जाएंगे ही नहीं, हमारा टूरिज्म मालदीव में होगा ही नहीं। एक ऐसा वहां पे पूरा कैंपेन चलाया गया कि मालदीव्स को झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। तो इस तरीके का हमारा स्टैंड होना चाहिए ना इस विषय को भी लेके। अगर ये देश हर बार हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है, हर हमारे खिलाफ की चीज में इनका हाथ कहीं ना कहीं से होता है, तो यहाँ की कला का आदान प्रदान ये तो सबसे आखिरी विषय आएगा। पहले आपको सुधरना होगा, आपको ठीक से अपने देश को तो आगे ले जाइए और फिर कला की बात कीजिए। तो ऐसे कलाकारों की मुझे लगता नहीं हमारे यहाँ पे कोई भी आवश्यकता है। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स का क्या टैलेंट है जिसको आप ये संधि दे सकते हो। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स का क्या करें जो इनको इनवाइट करना चाहते हैं? सर, उनको सबक हमारी तरफ से मिल जाएगा। सर, मैं सिर्फ सबक की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको भी भिजवा दीजिए ना। वहीं चाहे जाइए, कराची जाइए, लाहौर जाइए, कराची में जाकर के फिल्में बनाओ यार, ऐसी क्या बात है। लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड है, वहाँ पर जाकर के पिक्चर बनाओ, ऐसी क्या बात है। यहाँ हिंदुस्तान में मतलब काम करने की जरूरत क्या है? इफ यू लव पाकिस्तानी सो मच, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मतलब क्या है देश के आगे तो कुछ नहीं है ना। ये करप्ट माइंड है सर इनको पब्लिसिटी चाहिए होती है, सस्ती राजनीति करनी होती है, सस्ती पब्लिसिटी इनको चाहिए होती है। आतिफ असलम के आने से इनको पता है हंगामा होगा और अपनी फिल्म की चर्चा भी हो जाती है। हमारी तरफ से कभी कभी इन चीजों को इग्नोर भी किया गया है ताकि इनको सस्ती पब्लिसिटी ना मिले, लेकिन अगर वास्तविकता में ये चीज होने जा रही होगी तब तो हम तो स्टैंड लेंगे। अब सरकार अपने तौर पे अगर इसमें कोई ऑफिशियल स्टैंड ले ले तो सर ये काम ही खत्म हो जाए।
सरकार अगर ये स्टैंड लेके बताए कि कोई भी आर्टिस्ट इस तरह से हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा, जब तक आपका देश हमसे ठीक से बिहेव नहीं करता तब तक हम आपको ये सारी सुविधाएं नहीं देंगे, ये कहना जरूरी है सर। और ये सरकार की तरफ से मुझे लगता है आने वाले समय में कहा जाए। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि ये जो हो गया, शरद पवार जी का पार्टी फूट के अजित पवार जी के पास गए, अजित पवार जी को ऑफिशियल एनसीपी घोषित किया गया। आदि उससे पहले एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे जी से फूट गए, ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे जी है। बोले एक अद्भुत शक्ति है जो ये सब काम कर रहे हैं, और ये मराठी सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, मराठी इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो उसमें अजित पवार जी को बोलना पड़ा हम भी सब मराठी है। तो इस विषय कैसे देखते हो? क्या ये मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ सब साजिश हो रहा है? केदार नाइक जी। सर, शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी, इनको मराठी के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। जब जब ये सरकारों में रहे तब तब इनके लिए मराठी का मुद्दा सबसे आखिरी में आता था। ये पूरे देश की बात करते रहेंगे, लेकिन कभी मराठी मानुस और मराठी मानुस के स्वाभिमान के बारे में इन्होंने कभी बात नहीं की। अगर आप इतिहास में भी देखेंगे तो इनके सारे स्टेटमेंट आप निकाल लीजिए, इसी तरह के स्टेटमेंट इनके रहे। और आज जब इनकी पार्टी टूट गई है, इनका चिन्ह चला गया, इनका ये अभी इस कगार पे इनकी पार्टी और इनका संगठन आ गया, तब इनको मराठी मानुस और ये सब मुद्दे याद आ रहे। तो मुझे लगता है सर, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आने वाले इलेक्शन में इनकी होती हुई पीछे हट उनकी हो रही है, इसकी चिंता भी उनको ज्यादा होगी। मुझे लगता है अजित पवार जी की तरफ से बारामती में नया कोई उम्मीदवार देने की भी बात चल रही है। तो मुझे लगता है बहुत सारे स्ट्रेस में अभी वो है, उनको और स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। Right, thank you so much, sir, and all the very best to you. But I'm really and truly impressed with the way Sharmila Thakre ji has come out. Sharmila Thakre जी जिस तरीके से पब्लिक लाइफ में आई, पहले भी थी, लेकिन अभी जिस तरीके से फोकस तरीके से अभी वो आ रही हैं, और जो करेज उन्होंने दिखाया है, बहादुरी उन्होंने दिखाई है, जबरदस्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हैट्स ऑफ। सर, आप जरूर उनके अभी हाल फिलहाल में आने वाले सारे स्टेटमेंट्स आप फॉलो करिएगा, आप देखेंगे कि बहुत शार्प स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रहे हैं, और मुझे लगता है बड़े लोगों के छक्के छूटने वाले इसमें। मुझे लग रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली एंड ट्रूली हैप्पी। फैंटास्टिक, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड टू मिस्टर राज ठाकरे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। थैंक यू। I'm really and truly impressed with the way Sharmila Thakre has come out, and the way she's taken on the water mafia in Vasai Virar, the way she's taken on the Meera Bhayandar Council and Corporation, the way she's taken on the people in Pune. Exactly. Fantastic, really and truly fantastic. We need people like that. Irrespective of whether or not they win any seats, that's a separate issue, but well, that's it. And now we come to the subject at hand, Pradeep ji. Mr. Sharad Pawar is the founder of the NCP. बिल्कुल sir. Earlier, it used to be that you think of NCP, you think of Sharad Pawar. Exactly. You think of Sharad Pawar, you think of the NCP. Now the Election Commission rules. Well, NCP is with Ajit Pawar. That's it. Let's ask Dr. Seema Malik. What does the party think of it? Dr. Seema Malik, namaskar. Welcome to the show, ma'am. Namaskar. Thank you. So, Dr. Seema Malik, the same thing which happened to the Shiv Sena has now happened to the NCP. Yes. See, we are not very much surprised about this. It was expected, and the way the things are going on in this country, it is not a surprise for us. And जैसा उन्होंने शिवसेना के साथ किया, वैसा हमारे साथ भी किया। And इससे कुछ देखिए होता नहीं है। मैं पहले भी आपके शो पे कह चुकी हूँ कि हर आदमी ये जानता है कि जैसा कि मैं सुन रही थी अभी आपका शुरू का कि शरद पवार इज एनसीपी एंड एनसीपी इज शरद पवार एंड हु इज द फाउंडर ऑफ एनसीपी एंड किसने एनसीपी को बनाया है। मेरे ख्याल से ये बात आज देश का बच्चा जानता है। सो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके। मैंने पहले भी आपके शो पे ये बोला हुआ है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिंबल किसके पास जाता है और किसके पास नहीं जाता है। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी बात यही है, हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है जिससे हम सोचते हैं ये पार्टी है। आवर मेन स्ट्रेंथ इज आवर रिस्पेक्टेड शरद पवार साहब एंड उनके रहते हुए हमें किसी सिंबल या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं, हम हमेशा से कहते रहे हैं और आज भी हम ही कहते हैं। लेकिन बड़ा अजीब नहीं लगता है? आज भी लाखों कार्यकर्ता जो हैं पवार साहब के पीछे बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं एंड वी हैव गॉट अ कॉन्फिडेंस। शायद आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग ऐसे कह रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू विन इन महाराष्ट्र एंड आप देखिएगा इस बात को। लेकिन डॉक्टर सीमा मलिक जी, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। ज्यादातर क्या होता है जब कोई स्प्लिट होता है ना पार्टी में,
कोई छोड़ के जाता है पार्टी, अपने फॉलोअर्स के साथ चले जाता है, तो वो एक नई पार्टी बनाता है, एक नया सिंबल उसको अलॉट किया जाता है, नया नाम दिया जाता है। यहां तो ऐसा है कि पार्टी छोड़ करके लोग चले गए और ये कह दिया गया कि पार्टी उनके साथ गई है। ये बड़ा अजीब लग रहा है। व्हाट इज इस कंट्री में जो हो रहा है, शायद मेरे ख्याल से शायद किसी को भी अजीब नहीं लग रहा होगा, शायद सबको एक्सपेक्टेड होगा कि ऐसा होगा। जिसको कहते हैं ना एथिक्स कुछ रह नहीं गए, अनफॉर्चुनेट एंड कॉम्प्रोमाइज्ड एथिक्स हैं जी। कोई वो नहीं रह गया कंट्री में। कुछ भी हो रहा है, आप देखिए ना, आज कुछ भी हो रहा है जो कभी इस देश में शायद नहीं हुआ, वो अभी हो रहा है। तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संघर्ष करेंगे, फाइट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि। और हम लोग को कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं है, सबको जैसा कि बोला मैम ने हमारी कि अदृश्य शक्ति है इन सब चीज़ों के पीछे, और उसको सब लोग जानते हैं। तो देखिए, लेट्स सी। प्रदीप जी। सीमा जी, डॉक्टर मलिक, बार बार अजित पवार जी बार बार रिसेंटली अगेन इन बारामती एज फैक्टर को लेकर शरद पवार जी पे उन्होंने आलोचना किया। He talked about his age. He said this probably could be his last election, and that evoked a lot of criticism across the political spectrum. बहुत लोग इससे बोले कि this is not the way, you cannot stoop to this level of political talk, and at least you need to understand that you're coming to politics because of this gentleman. जितेंद्र आव्हाड जी एकदम उत्तेजित होकर रिप्लाई देने लगे। I mean, everybody was agitated. Now, do you think that was right? You're fighting in political battle. Why do you have to get personal and criticize a father-like figure? How do you see, how will the political voters, the electorate take this? Dr. Seema Malik. आई थिंक देखिए, आप ये देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स की जहाँ तक बात है, एक महाराष्ट्र में एक बहुत रोष है लोगों में, एक सिंपैथी है। एंड कोई भी, आज मैं आपको पहले भी ये बात कहती हूँ, आज भी मैं बात कहती हूँ कि हिंदुस्तान है, नोबडी लाइक्स कि आप उनके पेरेंट्स को या किसी भी आप एक ऐसे बड़े व्यक्ति को जिसने इतना जीवन भर अपना पूरा जीवन देश के लिए दिया है, जिन्होंने इतना काम किया है, जिनकी उंगली पकड़कर आप चले हो, अगर आप वो लोग आप ऐसी बातें उनके बारे में बोलते हो तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये शायद मुझे लगता है कि हमें शायद कोई रोष में आने की भी जरूरत नहीं है। ये शायद आज देश की जनता ये सब देख रही है कि इस देश में क्या हो रहा है, और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत नेगेटिव ही जाएगा उनके लिए। और एक बहुत जो सेंटिमेंट है महाराष्ट्र में, वी कैन स्मेल दैट, एंड आई थिंक आप लोग भी स्मेल कर सकते होंगे उसको, कि इन चीज़ों को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। कंट्री लाइक इंडिया और एक इतने बड़े लीडर को, जिनको कि आज मेरे ख्याल से बीजेपी के भी लीडर्स, इवन आवर प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट्स हिम, टॉकिंग लाइक दिस अबाउट हिज ओन अंकल, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। लेकिन सीमा मलिक जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि शरद पवार वो शख्सियत हैं जो अजीत दादा पवार को पॉलिटिक्स में लाए। उनकी उंगली पकड़ करके उन्होंने एक एक चीज़ सिखाई, असेंबली में उनको जितवाया, लोकसभा में उनको जितवाया, न जाने कितनी मरतबा उनको मंत्री बनाया। दिस इज द थर्ड टाइम दैट ही हैज टेकन ओथ ऑफ कोर्स एज डेप्टी चीफ मिनिस्टर। उसके पहले 2 बार डेप्टी सीएम रह चुके हैं, ऑल थैंक्स टू मिस्टर शरद पवार। टुडे अजीत पवार इज व्हाट ही इज, सर्टेनली ही इज आल्सो वर्कड हार्ड, बट ही वाज ब्रॉट इन, एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय शरद पवार साहब। सो व्हाई डू यू थिंक इतना मलाल क्यों है उनको शरद पवार जी की तरफ से, क्यों है उनको? मतलब अब देखिए, ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं। अगर वो किसी मजबूरी की वजह से वहाँ गए हैं, वहाँ उस दूसरी जगह गए भी, तो आपको कम से कम ऐसे बोलना नहीं चाहिए, और शायद वो ही खुद ही बता सकते हैं कि वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं। एंड रियली नोबडी इज गोइंग टू अप्रिशिएट दैट। कोई भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि मैम बाकी लोग भी तो हैं। देश की जनता है, जो महाराष्ट्र की जनता है, वो उनको जवाब देगी इस बात। लेकिन क्योंकि मैम बाकी लोग भी तो हैं, और हम लोग को भी रोष होता है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, तो हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती इस पर। और मैं इस बात का जवाब जो है उनको महाराष्ट्र की जनता जो है ना, कमिंग इलेक्शंस में देगी। आप देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके संगठन का प्रश्न है, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रश्न है, अजीत दादा पवार हैज मोर और लेस टेकन ओवर द एंटायर एनसीपी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके लिए क्या मुश्किल नहीं होगी चुनाव में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी लाखों कार्यकर्ता जो हैं माननीय पवार साहब के पीछे खड़े हुए हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि सारा कैडर उनके पास चला गया एंड डूइंग सम। इसी के ऊपर तो देखिए हर आदमी आज सवाल उठा रहा है, एंड दैट विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस तरह से इलेक्शन कमीशंस के जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक हर आदमी इन चीज़ों को समझ रहा है। जिस तरह से आज ईडी, सीबीआई एंड
इन चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है। शायद पहले कभी इस देश ने कभी देखा नहीं इस तरह की चीज़ें, और अभी देखिए आप कैसे चीज़ें हुई हैं चंडीगढ़ में। यू सी द इलेक्शंस कमीशन का क्या कह सकते हैं आप, देखिए अभी चंडीगढ़ में जो हुआ है, हर आदमी ने देखा उसको। तो आप क्या कहा जा सकता है इस चीज़ के बारे में? शायद मेरे ख्याल से इनको शायद जनता ही इस बात का जवाब देगी। तो सिर्फ इतना कहूँगी आपको। डॉक्टर सीमा मलिक, शरद पवार जी के ऑर्डर, उद्धव ठाकरे जी के ऑर्डर, दो द ऑर्डर वाज अगेंस्ट देम, द लोग जो इलेक्टोरेट है उस ऑर्डर को रजिस्टर नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज दे डोंट बिलीव दिस इज द राइट थिंग। एंड दिस गोज बैक टू व्हाट राहुल गांधी हैज बीन टेलिंग। ही सेज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को बीजेपी ने अपने कब्जे में लेके रखा है। They have hijacked or kept the independent institutions with them. So all the orders are falling. We had Speaker Narvekar giving such an order where Shiv Sena's rebels are concerned. Now, बार-बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, judiciary is being intimidated, minorities are living under fear, opposition is being attacked, and the right-wing activism on the surge, it is increased. तो घूम फिर के, मैडम, डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट थिंग? दैट इज व्हाट राहुल गांधी वाज सेइंग, व्हाट शरद पवार साहब वाज अगेन echoing what राहुल गांधी, ऑल दिस इज फॉलिंग इन प्लेस। हम वही देख, एक के बाद एक ऑर्डर आ रहे हैं। Okay, no. Yeah, you can hear me now. Yes, yeah, now I can hear you. The thing is that you can see Ram Mandir Punar Nirman, Rahul Gandhi said right-wing activism on the surge, you got minorities are living under fear, independent institutions like election commission is being taken over by the BJP, Prime Minister Modi. बार बार राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, इंडिया अलायंस के सभी लोग कह रहे हैं, बट why is it not striking chord? I mean, why is it not, nothing, things are not coming perfectly okay? Why is there a disbalance where the equilibrium is concerned? What do you think, Dr. Malik? Why it is so? Because they have taken everything in their hands, but, and I think Rahul Gandhi ji is very right in telling all this, because आज जो कंट्री में हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। There's like संवैधानिक संस्थाओं के इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं आप। इंस्टीट्यूशंस, मुझे लगता है कि शायद अगर आप बोलो तो केज्ड पैरट वाली बात करते हैं, पर शायद पैरट जो है उसको केज्ड रहना में शायद उनको मजा आने लगा है, शायद वो आज़ाद होना ही नहीं चाहते हैं। एंड दे आर अंडर, जिस तरह से देखिए मिसयूज हो रहा है इंस्टीट्यूशंस का, उसको सब लोग देख रहे हैं। जिस तरह से आज आप देखिए, आप आपने प्राइम मिनिस्टर का लेक्चर सुना होगा इन द राज्यसभा और इन द लोकसभा, तो ऑल द टाइम ही वाज talking about Nehru ji and Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, and he was accusing them and talking all sort of things about them. Is it a good thing? कोई ये चाहता है? लाइक आप देखिए जो इतने बड़े बड़े देश के हमारे नेता रहे हैं, क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस कंट्री में? जिन्होंने, मेरे ख्याल से शायद राजीव गांधी थे जिन्होंने शायद साइंस एंड कंप्यूटर्स और इन चीज़ों का मेरे ख्याल से कल्पना करी उस देश में और उसको लाए इन सब चीज़ों को, पर उनको तो किसी का कोई कंट्रीब्यूशन लगता ही नहीं है। उनको लगता है 2014 से पहले तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं। द वे ही वाज टॉकिंग एंड लोगों का मजाक उड़ाना, राहुल गांधी जी के बारे में ऐसी चीज़ें बोलना, तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। और जो उनकी न्याय यात्रा है, देखिए एक सामाजिक और एक आर्थिक और एक राजनीतिक न्याय के लिए है, और देखिए उनका भी मजाक उड़ाना किए जा रहे हैं, और मतलब इट लुक्स सो ऑड व्हेन ही टॉक्स लाइक दिस। एंड देखिए आज जो पोजीशन है, दे विल टॉक अबाउट वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट दे विल नॉट नेवर टॉक अबाउट द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। दे विल नेवर टॉक दैट दे आर ऑन द आई थिंक 111 स्थान पर है वो आज हंगर इंडेक्स में, या वो कहते हैं कि बिल्कुल महंगाई नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यहाँ पर बेरोजगारी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो दिस आई थिंक इसको मैं आज जो श्वेत पत्र आया है, तो उसको श्वेत पत्र है या आरोप पत्र है मुझे पता नहीं, तो आज देखिए जो कंट्री में हो रहा है, तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और बहुत सी चीजें हैं जो मैं कह सकती हूँ। दे विल नेवर टॉक अबाउट द पर कैपिटा इनकम, दे ऑन द 143वें स्थान पर हैं वो। दे से वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कभी भी पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करते। यूके से आगे निकल गए आप,
उनका कितना पर कैपिटा इनकम है और हमारा कितना पर कैपिटा इनकम है वो आप कंपेयर नहीं करते, या जस्ट लोगों को आप एक भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को पोलराइजेशन कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना, यही चल रहा है इस कंट्री में। तो अगर वो कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं इसमें? डॉक्टर मलिक, इवन मोदी जी का कॉन्फिडेंस, नरेंद्र मोदी जी कॉन्फिडेंस अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और हमने जो रिपोर्ट कार्ड आर्टिकल 370 फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बोले चौथा यही साल में होगा, जो डिजिटल रेवोल्यूशन जो क्रिएट किया है, राम मंदिर पुनर्निर्माण, आर्टिकल 370 से लेके एक एक चीज, हर घर नल से जल, और स्पेशली स्ट्रेस किया कि नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण जो ये 10 साल में हुआ, इसे ट्रांसफॉर्मेशन, इट नेवर हैपेंड एंड ओनली the BJP government led by Prime Minister Modi has been able to achieve this. And he talks हर घर नल से जल, हर घर शौचालय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो how if it is true and if people believe it, you'll have a tough job, Dr. Malik. How are we going to take on this report card of Narendra Modi ji? See what kind of things they are telling. नारी वंदन, नारी की बात कर लेते हैं, पहले नारी की बात कर लेती हूँ, एक दो वर्ड्स में बता देती हूँ। आप देखिए जब बजट हुआ अभी 5% फॉर द महिला, MSME में आप उनका भागीदारी देख लीजिए 20% है ना, स्टार्टअप में 10%, एंड एक इस टाइप के नैरेटिव्स चलाना, लखपति पहना एंड ऑल दैट। एंड देखिए जिस तरह से बाकी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बात एक एक गिना देती हूँ आपको, मणिपुर, बिल्किस बानो, रेस्टलर्स, ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। और बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है ये शायद, और बहुत से हैं, क्या BHU, what happened with the IIT student. And the main thing is this, the crime against women happen in every region, but the way they are, the way the Bhushan is sitting with them, you see the way like बिल्किस बानो के लोगों को उन्होंने गार्लैंड्स पहनाए हैं। अभी उन लड़कों को ये इसलिए 1 महीने तक बचाते रहे क्योंकि वो BJP के लोग थे। अभी देखिए नीतीश जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसके लिए उनकी एक सांसद थी जो हू करके रो रही थी, अभी वो खुद वहाँ पर आ गए BJP में ना, हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज वो कह रहे थे कि उनको डिमेंशिया हो गया है, वो भूल गए, ही इज टॉकिंग वल्गर थिंग्स अबाउट द फीमेल्स। एंड स्मृति ईरानी चिल्ला कर बोल रही थी कि भाई दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग एंड why the Congress people are not taking any action on him. No, he is with them, so it's all right. No, अब कोई रोएगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये देखिए जो हिपोक्रेसी है ना इस गवर्नमेंट की। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सीमा मलिक सबसे बड़ी बात ये होती है, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, लेकिन nobody is actually able to corner the BJP into replying. जहां तक के कांग्रेस का प्रश्न है, आपका प्रश्न है, बाकी सब लोगों का प्रश्न है कि भाई आप इस पर जवाब दें, उस पर कोई जवाब आता नहीं है, आरोप लगते हैं। Because they are the dictators, sir. They are not listening to us, and you see the media also, and you see on every channel they are just they are not showing the our part, frankly. Because I'll tell you what you have said channels, just now. Not everyone, but very few channels are showing that our point of view, and this is all the way the things are going on. I don't think कि मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत है। एक सेकंड आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं अपने। एक मिनट मैडम, एक मिनट। प्रदीप जी, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी ने बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था असेंबली के फ्लोर पे। He gave a very explicit sexual example with regard to birth control and population growth. उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हाहाकार मचा दी थी जी पूरे देश में। How can such a vulgar man be chief minister? How can such an obscene man be chief minister? And today he is their chief minister. You see, what kind of natak they do, I tell you. They were crying like पता नहीं क्या हो गया, and वो उन्होंने ऐसे बोल दिया, और how can we sit there? Now he's sitting with the prime minister. Now they will have to listen all this. I'm telling to their सांसद हैं या जो भी उनकी असेंबली के लोग हैं, अब तो उनको सुनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उन्हीं के प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हुए हैं, अब तो वो कुछ भी बोलेंगे। अब nobody is going to criticize them.
तो क्या कहा जा सकता है इसके लिए? रोष तो हम लोग को भी होता है मन में, और हम लोग प्रदीप ऐसे जी। नाटक नहीं करते और रोते नहीं है। अब स्मृति ईरानी जी बिल्कुल चुप है। अब तो जी। उनको कुछ हाउ शी इज गोइंग टू टॉलरेट हिम, वी डोंट नो। प्रदीप जी, You know, Dr. Seema Malik, we are concerned because आपका 53 plus should reach 270 plus. 53 plus has to reach 270 plus. शरद पवार साहब, राहुल गांधी टू कम सत्ते में आने के लिए, एंड आपके अलायंस जहां जहां राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहां पर अलायंस टूट रहे हैं. West Bengal, Mamata Banerjee, then Nitish Kumar, then Arvind Kejriwal is no here, no there, is neutral. South में nothing seems to be clear exactly. So how are you going to reach 272? Because हम लोग सब concerned है. We want even the Congress and you to give up a fantastic fight. Because Pawar Sahab is in the last lap and he wants to achieve something before. तो कैसे होगा? Dr. Malik, we all worried. ये 53 plus 270 plus कैसे पहुंचेगा? 2-3 महीने हैं आपके पास. देखिए, एक तो पहली बात तो ये कहना कि ये पूरा अलायंस टूट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी गए हैं और मुझे लगता है अच्छे टाइम से चले गए वो। अगर वो बाद में जाते तो शायद ज़्यादा हमारे लिए हार्म होता। एंड शायद प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब लेके वो आए थे, पर अब तो शायद मेरे ख्याल से वो कभी भी बीजेपी में जाके तो कह नहीं सकते कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है जी। तो जो भी है अपना इतना, तो let's see what happens on the 12th Feb also. He has to show his this thing. और देखिए मेन बात ये है कि अगर हम कैसे करेंगे, हम लोग कोई 1-to-1 सीट शेयरिंग होगी एंड और उनके अलावा और कोई भी नहीं किया है। आपस में इतने सारे लोग हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, चीज़ें हैं, पर अभी बाकी सब वहीं पर हैं। और ये जो लोग 400 पार और 370 पार की बातें करते हैं, तो आप पहली बात तो इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? और फिर बड़ा उन्होंने क्लियर कर दिया कि 370 तो बीजेपी के हैं और बाकी 30 में ये सारे जो इन्होंने इकट्ठे कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर इतने ही कॉन्फिडेंस उनको है, देन व्हाई दे आर आफ्टर स्मॉल पार्टी लाइक आरएलडी को वो क्यों मिलाना चाहते हैं अपने साथ? अगर इतने कॉन्फिडेंट है, अगर क्या जरूरत है उनको ये सब करने की? और अभी तो कोई देखे ही कभी गया नहीं है, केवल नीतीश जी गए हैं, इसके अलावा कोई भी अभी नहीं गया, सब इंटैक्ट है। एंड आई थिंक वंस शेयरिंग अच्छी होगी, आप देखिए, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड ऐसा मत सोचिए, तो कहते हैं ना कि अभी दरिया खामोश है तो सावधान रहो मल्ला, अभी तूफान आने का आगाज है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। And Mr. Sharad Pawar is a very patient man. Yes. Over the years we have seen. शरद पवार साहब उत्तेजित नहीं होते कभी, उनको कभी मैंने एक्साइटेड या एनरेज्ड होते हुए कभी नहीं देखा। चुपचाप रहते हैं, अपना काम करते हैं। Yes. इट्स वेरी कूल। एंड देखिए, जो बात मैंने आपको कही है, ये सिंबल मेरे ख्याल से शायद उनके लिए कोई चेंज होना कोई नई बात नहीं है। एंड उनका नाम बहुत बड़ा है हमारे लिए, एंड ही इज स्ट्रेंथ ऑफ आवर पार्टी। एंड हमें नहीं लगता कि कोई भी, अगर हम नए सिंबल पे भी लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, इस बात का हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। एंड Absolutely fantastic. Love your confidence, ma'am. Really and truly love your confidence. सीमा मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Always a pleasure talking to you, ma'am. Thank you very much. नमस्कार। Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज की शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से एक बार फिर let me request you again, भाई आप जरा चैनल को सब्सक्राइब करें। कितनी बार आपको भूलना पड़ेगा यार, चैनल को सब्सक्राइब। नो, वी डोंट हैव टू टेक कमेंट्स। आई जस्ट गॉट अ मैसेज इन माय ईयरफोन that in my earpiece that we have to take comments. No, we don't have to take comments today. We'll take them tomorrow. आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भेजें, और अच्छे कमेंट्स भेजें, भले गालियों वाले भी भेजें, कोई बात नहीं, भेजिए, कोई टेंशन नहीं है। I'll read them out. उसके बाद झेलना आपको पड़ेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे जितनी गालियाँ पड़ेंगी नरेंद्र मोदी जी की तरह, मेरे सारे पाप धुल रहे हैं और आप मेरी उम्र को बढ़ा रहे हैं। क्यों प्रदीप जी? Yes, yes. Well, that's just about it for tonight's show on Nation Now. I think it was a very good show today. I really loved it. It was absolutely fantastic, and so nice of you, all of you who have joined us, to have joined us. So nice of you. Do please subscribe to the channel. चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और शेयर भी करें। That's it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम।
जय सिया हर हर महादेव। हर हर महादेव।